Yes, sir. ओके, स्टार्टेड ना, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। यस यस स्टार्टेड। ठीक है, ओके। तो सर हम लोग आज एकदम फ्रेशली एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इनकम टैक्स बेसिक्स। ठीक है, सो जो लोग काफी दिनों से शायद वेट कर रहा था कि सर कब बेसिक्स पढ़ाओगे, तो शायद वो दिन आ गया, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक बार कंप्लीट तरीके से इनकम टैक्स को कवर किया। और एकदम लेटेस्ट में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट कुछ कंक्लूसिव टॉपिक भी बोल सकते हैं, और इनकम टैक्स का एक अच्छा खासा आइडिया के लिए भी मैं, जो लोग लास्ट के तरफ कुछ क्लासेस किया, जैसे मुझे पता है आप लोगों को मैंने रिसेंटली टोटल इनकम पे बातचीत की है, इनकम टैक्स टोटल इनकम। फिर मैंने आपके साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में बात किया। फिर मैंने आपके साथ बीच में टीडीएस टीसीएस वगैरह की बात किया, एडवांस टैक्स के बारे में बात किया, और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एटसेट्रा के पूरे बारे में बात किया। ये जो टोटल इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, टीडीएस टीसीएस, एडवांस टैक्स, डिडक्शंस एंड रिटर्न फाइलिंग, जिन लोगों ने रिसेंटली ये टॉपिक किया, इनको एक एडवांटेज तो रहेगा। जो लोग बेसिक्स पढ़ने से पहले ये चीज पढ़ा है, क्या एडवांटेज रहेगा बोले तो, इनको पता चल गया है कि इनकम टैक्स है क्या। ठीक है, हाँ, हो सकता है इनको कुछ पॉइंट्स में ये दिक्कत हो रहा था कि बहुत सारे पॉइंट शायद ये लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, कि ये बात शायद थोड़ा और बेहतर बोलता तो अच्छा होता। अब वो सब बेहतर सिचुएशंस के लिए हम लोग पहुंच गए। इसके लिए हम लोग एकदम बेसिक से बात करेंगे, एकदम छोटा बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा की तरह बताएंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है, बच्चा चीज बताएंगे। लेकिन सर, ये छोटा छोटा बच्चा बच्चा चीज के बीच में भी ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी मिलता जाएगा। ये मत समझना कि एकदम नन्ना मुन्ना रही की तरह बताएंगे, एडवांस भी मत बोलेंगे। जो अपडेटेड है, जो मे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा, वो भी बता देंगे। ठीक है, तो उसका भी अपडेट आपको अभी से मिलता जाएगा, मैंने मई जून एंड ऑनवर्ड्स। जनवरी एग्जाम के लिए जो बेसिक्स है, वो ऑलरेडी जिन लोगों को जो पता है, वो जनवरी में जो लोग जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, या दिसंबर में जो लोग जा रहे हैं, उनका जो है वही है। ठीक है, लेकिन जो लोग मई दिसंबर ऑनवर्ड्स जो भी एग्जाम होगा, उसके लिए जो भी अपडेटेड है, वो सब मैं इस क्लास में बताता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीजें इसमें रहेगा। उसमें काफी सारा मेन मैटर सब सेम रहेगा। कुछ टैक्स रेट चेंजेस हो सकता है, कुछ लिमिट चेंजेस हो सकता है, लाइक बेसिक लिमिट एटसेट्रा। किसी भी डिडक्शंस वगैरह में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल सकता है, हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिलेगा, नॉट बहुत ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स में कोई चेंजेस नहीं। स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार कंफर्म करो। तो हम लोग रिसेंटली ना दो टॉपिक कवर करेंगे। एक है सर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा कवर करेंगे रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ये दोनों चीज बहुत जरूरी होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस का एक पूरा ग्रिप बहुत जरूरी होता है, और इनकम टैक्स बेसिक्स का बहुत जरूरत होता है। ये दोनों टॉपिक में अगर आपका ग्रिप हो, कोई भी चैप्टर में अगर आपको मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट करो, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस ये दो टॉपिक में आपको ग्रिप हो जाना चाहिए। यानी ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद आप किसी भी चैप्टर में सीधा एंट्री मारो। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री मारो, चाहे पीजीपीपी कर लो, सैलरी कर लो, हाउस प्रॉपर्टी कर लो, कोई भी टॉपिक में एंट्री करो। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेसिकली इनकम टैक्स का पूरा रूट क्या है मैं आपको समझा। पेन एंड कॉपी रेडी कर लो सर, लिखाऊंगा। ये इसका ना लिखने का एकदम आदत नहीं है, कभी मैं नहीं देखता कि पेन कॉपी रेडी करता है। मैं सर का क्लास में सिर्फ, हाँ, एडमिट कार्ड का फिक्स, एडमिट कार्ड का फिक्स। अच्छा देख, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स हेडिंग कर लेंगे, यही टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। ऑब्वियसली थोड़ा सा कहानी भी बोलूंगा, क्या है, कहाँ से आया है, कौन लाया है, कैसे लाया है, वो भी बोलूंगा। जैसे इनकम टैक्स को नॉर्मली बेसिक लेवल में कुछ यहाँ पर एक फ्लो चार्ट के थ्रू से भी समझाया है। कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स। अरे बाबा, शुरू मत हो जाए।
इसी का डर था। क्या बोला? कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस एंड लीगल डिसीजंस। फिर इसका क्या मतलब? ये जो 4-5 पॉइंट्स में मैंने टिक मारा, ये टिक का यही मतलब होता है कि भाई ये जो इनकम टैक्स है इसका सोर्स क्या है, माने इस लॉ को सीखने का मेन सोर्स क्या है, कहाँ से हम लोग ये पढ़ रहे हैं। चाहे आप इसको सीए बनने के लिए पढ़ रहे हो, सीएमए बनने के लिए पढ़ रहे हो, सीएस बनने के लिए पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर आप एलएलबी कर रहे हो या फिर कोई टैक्स में सर्टिफिकेशंस कर रहे हो या कोई पीजीडीबीएम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पीजीडीबीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टैक्सेशन एंड एटसेट्रा, ये सब कोर्स बनाए आजकल। आईआईएम वगैरह भी कराते हैं, ठीक है, आईआईटी वगैरह भी कराते हैं फिनेंस में, टैक्सेशन एंड फिनेंस में स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्सेस, ठीक है। पढ़ाता क्या है पता नहीं, मैंने मेन कोर्स नहीं है ना इन लोगों का, ये सब मार्केटिंग कोर्स है। मैंने बेसिकली मानो सब तो मैनेजमेंट बनता है, किसी को कुछ तरह किसी चीज में सब इंजीनियरिंग वगैरह करके आए हैं, ठीक है। अब कर तो रहा है एमबीए, अब एमबीए कंप्लीट तो हो गया, बंदा लोग दिमाग में तो अच्छे हैं लेकिन कोर नॉलेज नहीं है। अब आगे जाके किसी को टैक्स संभालना है तो बोलते हैं ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लो एक टैक्सेशन के अंदर, फिनेंस के अंदर एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लो। आप लोगों के केस में ऐसा नहीं है, आप लोग हर चीज में सब चीज डेप्थ के साथ ही चलते हो। बट क्या है ना, आप लोगों का जर्नी थोड़ा बोरिंग है, उन लोगों का जर्नी थोड़ा क्या है ना, हाइप क्रिएशन बहुत है, शो ऑफ, दिखावा, कैंपस, ये वो, दिखावा बहुत है, काम का चीज कुछ नहीं है। कोर लेवल में ये लोग बस हवा दिखाते, कोर्स का नाम बना बना। हम सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। इवन आईआईएम भी आजकल ये सब चीज चालू किया है। उस दिन मेरे को एक जन, हर साल ऐसा 2-4 लोग फोन कर ही लेता है ना, उसको उसका एमबीए इन फिनेंस हो गया है, आईआईएम से ही किया है। पता नहीं कितना सही बोला, क्योंकि आईआईएम बंदे का ना एक अपना कैपेसिटी होता है। फिर बोलता है कि मेरे को एक सिलेबस शेयर किया, सिलेबस में बेसिकली फिनेंस का जो भी टॉपिक है आप लोगों को जो मैं पढ़ाता हूँ वो सारा टॉपिक है, टैक्सेशन का जो पढ़ाया जाता है वो टॉपिक है। बोलते हैं इसका मेरा पीजीडीबीएम का एक प्रोग्राम है, आईआईएम का है, तो मुझे थोड़ा सा इसको सीखना है। हमें वो सीख तो सकते हो, मेरे को सिखाने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा जो सी एस सी एम का बैचेस चलते हैं उसी के साथ सीखना पड़ेगा। मैं आपके लिए अलग से टाइम नहीं निकाल सकता। अब मेरा नॉर्मली 6-8 महीना चलता रहता है। अब अगर आपके पास 6-8 महीना 10 महीना है तो आओ, नहीं है तो मत आओ। और क्या बोलने, मत आओ नहीं बोला मैंने, ठीक है। उनको 2 महीने में बताना है सारा चीज, 2 महीने, एग्जाम आ गया, 2 महीने में सारा चीज बताना है ऑफलाइन। कैसे समझाऊं, कहाँ से बताऊं? और जो भी बताऊंगा वो क्या ही होगा? आप लोग बताओ क्या होगा? किताब का साइज तो आप लोग देखो, आप लोग जो पढ़ते हो, इतना सेक्शन, इतना सारा चीज, हाउ कैन इट पॉसिबल? तो ऐसे सिचुएशन में उनको सिर्फ बैकअप ही लेना होना होना पड़ता है। अगर अगर कोई बोल भी देता है कि हाँ हम मैं सिखा दूंगा 2 महीने में, तो फिर वो ऐसे ही बैठा होगा तभी कर सकता है। कौन कर, जो नॉलेजेबल बंदा ऐसा बैठा तो हो ही नहीं सकता। जो भी हो, इनकम टैक्स का तो सोर्स क्या हो गया सर? दीज आर दी मेन सोर्सेस। इनकम टैक्स का एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ये सब चीजें बताना जरूरी होगा। इनकम टैक्स का मेन जो रीजन है क्यों आपको इनकम टैक्स पढ़ाया जाता है, आपको इसलिए इनकम टैक्स पढ़ाया जाता है, ये सरकार के बजट बने फाइनेंशियल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारा देश जो इनकम करता है सर, उस इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ से आते हैं? बहुत बड़ा नहीं, यानी आप बोल सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ सोर्सेस टैक्स से आते हैं। जैसे ये लेटेस्ट डेटा है 2024 का जुलाई अगस्त का, जो निर्मला सीतारमन जी बजट दिया था उसी का डेटा है। मैं जस्ट आपको यहाँ से, ये डेटा मैं पहले भी दिखा चुका हूँ बहुत बार शायद, फिर से दिखा देता हूँ क्या फर्क पड़ता है। पर्पस है तो दिखाने में क्या फर्क पड़ता है।
रूपी कम फ्रॉम एंड रूपी गोज टू। अब गोज टू में बाद में बात करेंगे, कम्स फ्रॉम में बात कर लेते हैं। कहां से पैसा आता है, ठीक है, सरकार जितना इनकम करते हैं, अब इतना समझ लो कि सरकार कितना इनकम कर सकता है। उसके लिए आपको यहाँ पर इसका नहीं मिलेगा, इसके एक अकाउंट्स का भी डेटा है, ये समरी है कि सरकार के पास कितना खजाना होता है ना, हर साल का एक डेटा सरकार पेश करते हैं। ठीक है, एक सेकंड। स्ट्रक्चर हाउसिंग नीड्स, तो यहाँ पर वो वाला डेटा है नहीं। आपको एक छोटा सा डेटा से मैं दिखाया था सरकार कितना खर्चा करते हैं, अगर तुम उसका एक आइडिया ले सकते हो। जैसे इस साल सरकार ने डिफेंस में 4.5 लाख करोड़ खर्चा किया है। कितने में? डिफेंस में 4.5 लाख करोड़। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट में 2.5 लाख करोड़, एग्रीकल्चर वगैरह में 1.5 लाख करोड़, हाउसिंग हाउस अफेयर्स में 1.5 लाख, एडुकेशन में 1,25,000 करोड़। ठीक है, अब ये हिसाब देख लो, आपको पता लग जाएगा कि सरकार के पास कितना खजाना होता है। सब लाख करोड़ में है, ठीक है, या 1,000 करोड़ में। अब बाकी आप हिसाब लगा लो कि देश के पास कितना पैसा आता है। और ये जो पैसा आता है इसका 19% इनकम टैक्स आता है, एंड ग्रोइंग। क्योंकि हमारा देश में अभी बहुत लोग टैक्स या तो भरता नहीं है, या फिर अंडर परफॉर्मर, या फिर मैंने बेसिकली टैक्स अवॉइडेंस बहुत है, या टैक्स इवेशन भी बहुत है, मैंने टैक्स छुपाते हैं। जितना तुम्हारा टैक्स का एक्चुअल में होते हैं उतना हम सरकार को दिखाते नहीं है, या तो अवॉइड कर लेते हैं या फिर इवेट कर लेते हैं। टैक्स अवॉइडेंस एज वेल एज टैक्स इवेशन, ये सब भी आप लोगों को पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा डिटेल्स में कि इवेशन एंड अवॉइडेंस कहाँ हो रहा है, उसके लिए सरकार ने क्या नियम बना के रखा है, ये भी आपको पता लग जाएगा। पकड़ में आ जाए तो इवेशंस अगर हो रहा है, इवेशंस मैंने जो टैक्स नहीं दे रहा है जिसको देना चाहिए, बेसिकली टैक्स में चोरी। और चोरी का पैसा जब बिना टैक्स का पैसा घर पे रखते उसे क्या कहते हैं? ब्लैक मम्बा, ब्लैक मनी। ठीक है, काला धन। कैसा धन? काला धन। हमें बचपन में समझ में आता था कि कोयला की तरह होगा क्या। जब मैं फर्स्ट टाइम ये ब्लैक मनी वर्ड सुना था, मेरे को कुछ पता नहीं था, अरे बाबा, पैसा काला हो जाता है कैसे? ठीक है, तो समझ में ही नहीं था जब मैं फर्स्ट टाइम ये सब वर्ड सुना था। होता है ना, कोई भी वर्ड जब फर्स्ट टाइम सुनते हैं उसके बाद अपना एक इमेजिनेशन तो उस पर जरूर चलता होगा, सर सबका होता होगा, है ना, कि भाई क्या चीज है, थोड़ा देखते हैं थोड़ा। बाद में पता चला भाई जिस इनकम का हम टैक्स नहीं भरते हैं और सोर्स का किसी को बताते भी नहीं है, सरकार को उसका टैक्स भी नहीं देते, तो पूरा का पूरा पैसा मेरा ब्लैक मनी में काउंट होने लगता है, और हमारे देश में भर भर के है। तो 19%, मैंने जितना टैक्स रेवेन्यू है, जीएसटी करेंटली 18% में रैंक कर रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स 17% में है, ये इनकम टैक्स थोड़ा पीछे था, इस बार आगे आ गया। 4% में कस्टम्स है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी में 5% है। मैंने जितना टैक्स का सोर्स है उसमें सबसे नंबर 1 में भी इनकम टैक्स चल रहा है। एक्चुअली पहले हमारे देश में इनकम टैक्स ही ज्यादा होता था, रिच लोग इनकम करता था, उन्हीं से टैक्स लिया जाता था। बाद में गवर्नमेंट ने जीएसटी इसलिए लाया क्योंकि इनकम टैक्स में आता तो है लेकिन इनकम टैक्स बेसिकली सिर्फ रिच लोग ही भरता है। तो रिच लोग टैक्स भरने से देश को रोजगार तो मिलता है, लेकिन देश का अर्निंग होता है, लेकिन देश का ओवरऑल जो नीड है वो पूरा नहीं होता। फिर गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाना स्टार्ट किया। इसलिए देखना, मिडिल क्लास लोग अगर सरकार के बारे में कभी भी भड़कते हैं तो जीएसटी के कारण भड़कते हैं, इनकम टैक्स के कारण नहीं भड़कते। एकदम बेकार सरकार है, हर चीज में जीएसटी लगा दिया, हर चीज में जीएसटी लगा दिया। ये जो मिडिल क्लास जो गुस्सा करते हैं ना सरकार पे, वो मेनली जीएसटी पे गुस्सा करते हैं, क्योंकि जीएसटी का सबसे बड़ा बर्डन मिडिल क्लास को ही झेलना पड़ता है। क्यों? देखो, रिच लोगों के पास इतना पैसा है, एक 100 रुपए की चीज खरीदने के टाइम पे एक 18 टका टैक्स देना पड़े ना, रिच को फर्क नहीं पड़ता। जो लोग एक्चुअल में रिच कैटेगरी में आते हैं उनको कोई मैटर नहीं है, 100 का चीज खरीदेंगे, 18 टका एक्स्ट्रा देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। माने काइंड ऑफ फर्क नहीं पड़ता ऐसा नहीं बोलेंगे, बट दे कैन एडजस्ट। बट एक 100 की चीज पर 18 टका एक्स्ट्रा देना मिडिल क्लास को प्रॉब्लम करता है।
तो जीएसटी का मेन बर्डन एक्चुअली मिडिल क्लास को ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड है। यू ऑल नो दैट कंज्यूमर को ही पूरा बर्डन झेलना पड़ता है। अब रिच भी कंज्यूमर होते हैं, मिडिल क्लास भी कंज्यूमर्स होते हैं, और गरीब भी कंज्यूमर्स होते हैं। गरीब लोग क्या ही बोलेगा, और गरीब लोग जो चीज खरीदते हैं उसमें जीएसटी ज्यादातर है नहीं। गरीब लोग माने क्या, जिसका दिन का 200 रुपया का अर्निंग है, जिसका जिसका दिन का 300 रुपया का अर्निंग है, ठीक है, या जोर से जो जो दिन का 500 टका कमाते हैं, उनको हम गरीब कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये सर नो। अरे तुम्हारा अगर 15,000 टका करके भी 500 टका अगर डेली का है, तो 30 दिन का कितना होता है? 15,000। 15,000 इंटू 12 कितना होता है? बोलो किसे ना, तो हमारा ना तो। क्या बोल रहा था सर? 1,80,000? क्या 1,80,000 पे सरकार के घर में इनकम टैक्स देना पड़ता है? कितना? कितना तक एग्जेम्पशन है? वेरी गुड सर। अगर हम लोग ओल्ड रूल फॉलो करते हैं, दो रूल चल रहे हैं अभी। ओल्ड के हिसाब से 2,50,000 और न्यू के हिसाब से 3 लाख। इसका मतलब सरकार सीधा सीधा बोल रही है कि अगर तुम एनुअली 2.5 लाख या 3 लाख नहीं कमाते, तो तुमको मैं टैक्स की कैटेगरी में नहीं लाता। दैट मीन्स तुम लोअर मिडिल क्लास हो या गरीब हो। मतलब तो यही होता है। अरे इससे डायरेक्टली किसी को गरीब बोलने से लोगों को खराब लग सकता है। अगर तुम्हारा इनकम टैक्सेबल नहीं है तो तुम गरीब ही हो, अगर मेरा इनकम टैक्सेबल नहीं है तो मैं गरीब, क्या फर्क पड़ता है? अब सरकार का हिसाब ही तो ये चीज बता रहा है, गरीब है कि नीचे है। ऐसा ऐसा खोया हुआ है। सर अब तो पापा का होटल में चल रहा है। पापा का रोजगार ही मेरा रोजगार, एकदम। उठना मत, पापा के रोजगार को छोड़ना मत, दबा के बैठ। पापा भी तो सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं पापा? इतना जो मेहनत कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? पापा भी तो सुनाते हैं, नहीं सुनाते? अरे सबका पापा यही बोलता है, তোদের জন্য পরিশ্রম করে করে জীবনটা बर्बाद হয়ে গেল, তোরা কি দিলি জীবনে। स्पेशली बंगाली पापा लोग कैसे होते हैं ना, ठीक है। जैसे मानो ये लोग बड़ा हो रहे हैं, ठीक है, अब इनको आगे कुछ करना है। जैसे सृजित सृजित मानो, सृजित का पापा मानो, सृजित का जो भी कारनामा चल रहा है पढ़ाई लिखाई से दूर, ठीक है, तो सृजित का पापा मन ही मन में चिंता कर रहा होगा, ठीक है। और कभी अगर गुस्सा में बोलना तो चाहिए, बोलता नहीं है, बोले, बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। अब क्या बोलना, देखो अभी क्या है, तुम लोग का कॉलेज खत्म हो गया या हो रहा है, ठीक है, आगे जाके तुमको या तो कुछ एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, तब जाके तुमको कुछ नौकरी वगैरह मिलेगा। अगर तुम उसी प्रोफेशनल डिग्री के लिए जो मेहनत करना है नहीं कर रहे, तो फिर तुम सरकार के खाते में गरीब कैटेगरी में रहोगे। और सरकार के खाते में गरीब कैटेगरी में माँ बाप के लिए बहुत चिंता का बात है, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में अगर एक मिडिल क्लास फैमिली कम से कम मिडिल क्लास वैल्यूज के साथ नहीं जी पाया, कम से कम, ठीक है, तो माँ बाप बोलेगा भाई शांति से मरने भी नहीं देता बच्चा। फिर गुस्से में तुमको सिखा यही चिल्लाएगा कि भाई तुम लोगों के लिए इतना मेहनत किया, तुमने क्या किया। ये माँ बाप एक्चुअली गुस्सा नहीं करता है सर, वो अपना परेशानी को, मैंने बेसिकली वो लोग बहुत तुम्हारे बारे में चिंतित है। क्योंकि क्या है ना, माँ बाबा का एक सच मैं आपको बता रहा हूँ, माँ बाबा ये बात कभी तुमको बोलेगा नहीं, मैं एज ए टीचर तुमको जरूर बोल सकता हूँ, कि माँ बाबा को पता है कि वो जिंदगी भर रहेगा नहीं, सबको जानना है, हटको ट्रूथ। और सब कुछ नॉर्मल रहे तो वही पहले जाएगा, बाद में हम लोग जाएंगे, है ना। तो वो जाने से पहले देखना चाहते हैं कि तुम सेटल्ड। ये बात तुम भी जल्दी जल्दी रियलाइज कर लो सर। क्या है ना, देरी हो जाने से उनका टेंशन और बढ़ता है, और टेंशन में क्या होगा, उनका हेल्थ डिटोरिएट करता है। क्योंकि उम्र के साथ साथ सबका हेल्थ ऐसे ही डिटोरिएट करता है, जो नेचुरल। उसके साथ अगर तुम और चिंता दोगे, बीपी, शुगर, ठीक है, और बढ़ेगा। और उसमें मेन रीजन तुम ही होंगे। क्यों? क्योंकि तुम को टेंशन कम करना चाहिए, तुमको धीरे धीरे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सक्सेस कर लेना चाहिए, एटलीस्ट फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंसी है वो तुमको हासिल कर लेना चाहिए। उन लोगों को रिटायर करने से पहले तुमको वो लायक बन के देखना चाहता है। फिर रिटायर करने के बाद वो उसका भी इनकम चलेगा, तुम्हारा भी इंजॉय चलेगा, वो सबसे हर फैमिली का
सबसे एंजॉयबल मोमेंट वो होता है, वो लास्ट, मैंने लास्ट पीरियड ही बोलेंगे, मैंने माँ पापा का उम्र हो गया है, रिटायरमेंट हो गया है, मानो दे आर इन 60, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ, 60 से 70, ठीक है, पापा माँ अब तब भी वर्किंग है, मैंने एकदम ऐसा नहीं कि हेल्थ बहुत खराब हो गया, और आप लोग भी इनकम कर रहे हो, ठीक है। अब फैमिली सबसे बूम फेज एक्सपीरियंस करता है। क्यों? क्योंकि अभी कोई किसी पे बर्डन नहीं है। बहुत बड़ा सच बता रहा हूँ, रियलाइजेशन के साथ बता रहा हूँ। एक फैमिली का बूम फेज, बच्चा लोग सब कमा रहे हैं, बाप माँ भी कितना दिन कमाए, उनका भी सेविंग्स है, और अगर प्रोफेशनल से कुछ ना कुछ अभी भी कमाए जा रहे हैं, ठीक है, बच्चा भी कमा रहे हैं, अब तो जो भी इनकम है एक्स्ट्रा, ये फेज ना हर फैमिली का एक बेस्ट फेज है, और वो फैमिली हर चीज पा सकते हैं उस चीज से, जो घूमने जाना हो, घर पे कुछ चीजें बनाना हो, या फिर कोई बड़ा सा पार्टी हो, जो भी रीजन है, फैमिली का अपना अपना शौक होते हैं, ये फेज। लेकिन ये फेज तुम लोग के ऊपर ही तो डिपेंड करता है, ये फैमिली वो पर्टिकुलर फेज एंजॉय कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। गलत बोला? अपना रियलाइजेशन ही बोला सर, नया कुछ नहीं बोला, ठीक है। बस आप लोगों को वही रिक्वेस्ट है, कर लो सर, टाइम रहते रहते पढ़ पढ़ लो, बन जाओ लायक। बहुत ज्यादा देरी नहीं हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोग तो अभी जिस पीरियड में हो, ठीक है, बन जाओ। सर इतना सच भी नहीं बताना चाहिए, इमोशनल हो जाते हैं। हो गए इमोशनल? एक्चुअली क्या है ना सर, दूर का देखना चाहिए, जितना दूर का देख लोगे उतना अच्छा है। उड़ना कोई खराब बात नहीं है, उड़ो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जमीन है, लैंडिंग करना है, क्योंकि फिर से उड़ान भरने के लिए फिर से फ्यूल भी तो चाहिए। हाँ, अनलिमिटेड टाइम एक फ्लाइट भी आप आसमान में उड़ नहीं सकता, उसको भी फ्यूल के लिए नीचे आना ही पड़ता है। अब इनकम टैक्स का जो हिसाब आपको देखने को मिल रहा है सर, 19% सरकार जितना कमाते हैं उसका, अब 19% का जो हिसाब है, ये तो सरकार आपसे कलेक्ट करेगा, माने पब्लिक से कलेक्ट करेगा, लेकिन यही इनकम टैक्स का कंपोनेंट्स क्या है, माने कहाँ इनकम टैक्स के बारे में सरकार ने लिख के रखा कि हम यहाँ से कमाएंगे, यहाँ से कमाएंगे, किस तरह से कमाएंगे, क्या सोर्स होगा, क्या रूल्स होगा। ये सारे रूल्स का जड़ है इनकम टैक्स एक्ट 61, 1961, एनुअल फिनेंस एक्ट। हर साल, ये जो मैं आपको बजट पढ़ा के सुना रहा था, ये जो बजट का पार्ट है, ये फाइनेंस एक्ट के तहत आते हैं, क्योंकि एक्ट तो 61 में आ चुका है, 1961 में एक्ट आ चुका है। तो हर साल जो बजट आता है वो कौन सा एक्ट है? वो क्या इनकम टैक्स एक्ट के तहत होता है? नहीं, दीज आर अंडर दी फाइनेंस एक्ट, ठीक है। अब सरकार हर साल टैक्स रिलेटेड जो भी डिस्कशंस करते हैं, ठीक है, वो सब किस में बोलते हैं? फाइनेंस एक्ट में बोलते हैं। ये जो भी है ये सब फाइनेंस एक्ट के अंदर है। फाइनेंस एक्ट में चेंजेस लाते हैं, टैक्स में टैक्स बढ़ा सकते हैं, टैक्स को कम कर सकते हैं, जो भी चेंजेस करते हैं वो फाइनेंस एक्ट के तहत। इसीलिए इनकम टैक्स का दूसरा बड़ा सोर्स क्या हो गया? फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट। ये हर साल इसमें चेंजेस आते हैं, इसी में आपका अमेंडमेंट भी दिखाई देते हैं। और एक चीज होता है इनकम टैक्स रूल्स, अगर एक्ट में बड़ा परिवर्तन करना है तो रूल्स में परिवर्तन करके एक्ट के अंदर चेंज किया जाता है, जो हम लोग नॉर्मल लॉ के क्लास में भी पढ़ते हैं कि एक्ट में बहुत सारा बात नहीं लिखा गया, तो उसमें थोड़ा चेंजेस लाना पड़ रहा है, तो रूल बना के लिख दो। जब रूल का एकदम माने बाजार लग जाएगा, तब पूरा एक्ट को ही बदलना पड़ता है। जैसे 1956 का कंपनीज एक्ट को चेंज करके 2013 एक्ट करना पड़ा, क्योंकि इतना रूल भर गया था कि और रूल बना बना के थक जा रहा था, तो फिर एक्ट में बदल दो। और क्या? सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, बीच बीच में सरकार सर्कुलर निकालते हैं, नोटिफिकेशन निकलते हैं, जिसके तहत भी टैक्स में बदलाव होता रहता है। जैसे आज ही एक घटना घटा है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन, मार्केट में माला माल हो गए हम लोग आज, स्टूडेंट लोग भर भर के कमाए, जो लोग मेरा बात सुना है। सर क्या हुआ? आप रोज ऐसे क्यों बोलते हो? माला माल निकले। सर गवर्नमेंट का जो, ये इनकम टैक्स में नहीं हुआ है, ये एक नोटिफिकेशन था सरकार की तरफ से, एक बैंक गारंटी का एक कॉन्सेप्ट। किस चीज का? बैंक गारंटी का, दिखाता हूँ।
ये मैं 8:30 बजे ये खबर मेरे को सुबह उठते ही खबर दिखा। अरे बाप रे, आज तो खेल खेल देगा फिर। और जो सोचा वही हुआ। ये वोडाफोन में बेसिकली इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा वोडाफोन आइडिया में। सरकार ने बोला रिलीफ गिवन बाय कैबिनेट, कैबिनेट बने पार्लियामेंट, अमाउंट ऑफ ओवर 30,000 करोड़ फॉर वेरियस टेलीकॉम प्लेयर्स। मैंने एक्चुअली क्या होता है कि हर एक टेलीकॉम कंपनीज को जो 2022 से पहले आया है उनको बैंक गारंटी देना पड़ता था 20-30 हजार करोड़ के आसपास। उस तभी जाकर उनको लाइसेंस मिलता था कि अगर कभी भी कुछ डिफॉल्ट हो जाए तुम बैंक गारंटी दो, अगर तुम रीपे नहीं कर पाओगे तो बैंक के थ्रू से वो पैसा हमको मिलेगा। तो इसके लिए उसको बैंक में उतना अमाउंट रखना पड़ेगा। तो 30,000 करोड़ का रिलीफ दिया सरकार, जो नॉर्मली ये सब टेलीकॉम कंपनीज बैंक के थ्रू से सरकार को गारंटी देता था। अब सरकार ने 30,000 करोड़ रिलीफ कर बोले जाओ ऐश करो, कोई गारंटी हमें नहीं चाहिए। अब ये जो 30,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बना वोडाफोन आइडिया, क्योंकि उसका बिजनेस का हवा काफी टाइट है, बहुत लोन है उसका। लेकिन अब क्या करेगा वो, यही पैसा उसका कैश फ्लो में इंप्रूव कर जाएगा। आप लोग कैश फ्लो कॉन्सेप्ट जानते हो, आप लोग रिसेंटली मैम के पास कैश फ्लो भी सीखे हो। तो उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ जाता है तो उसके बिजनेस पे बूस्ट आएगा। ये खबर मार्केट में ट्रेडर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए अगर कोई किसी को 500 बने 1 करोड़ दे तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर तो कम से कम 10-15 हजार करोड़ का खेल हो जाएगा। तो इसमें 18% दिया था सर, सुबह 18% दिया था। अभी तो प्रॉफिट बुकिंग चला, तो जो देख रहा है वो प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है। ऑलरेडी मैंने ट्रेड करके 18% गेन हो चुका है, 18%। हाँ, तो मैं 8:30 बजे खबर दिया तो नहीं लूंगा। मैं आने के टाइम पे 2,000 रुपया था अकाउंट में, 2,000 में जितना आया, जितना शेयर आया हिसाब कर ले, 2,000 करके 7 टका के, तब मैं जब लिया था तब शेयर का दाम चल रहा था अप्रोक्स वही गैप अप दिया आज तो 7 टका समथिंग, एकदम स्टार्टिंग में 9-15 में मैंने लिया, 7.5 में। फिर ये हाईएस्ट गया था 8 टका 26। मैं अप्रोक्स क्लास स्टार्ट करते करते, जब मैं मोटा मोटी 10-15 में क्लास स्टार्ट किया उससे 5 मिनट पहले मैंने बेचा 8 टका 20 पैसा समथिंग। मैंने लिया 7 टका 7.5 टका में 8 टका 20, मैंने 1 टका पर शेयर में अप्रोक्स गेन किया। अब तुम हिसाब लगा ले मैं कितना शेयर लिया था, 2,000 टका लगाया था, 700-800 टका हुआ। ज्यादा टाइम नहीं था, क्लास का टाइम हो गया था, नहीं तो और लगा था। तो अकाउंट में जितना था उतना ही लगा। मैंने एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट में ज्यादा पैसा पड़ा हुआ नहीं था। मैं तो सोच रहा था कम से कम 10-20 हजार होता तो लगा देता, लेकिन था 2,000। अब जल्दबाजी में वही, और क्या कर सकते। मैंने 2,000 लगा के सुबह सुबह अप्रोक्स 500-600 टका हो गया। लेकिन सर ये सब इतना आसान चीज नहीं है। तुमको खबर देखने से ही कोई नहीं लग सकता, उस खबर का या नोटिस का, वो सर्कुलर का मतलब भी तो पता होना चाहिए। अब हमें इसका मतलब पता है। मैं अपने शेयर मार्केट ग्रुप में इसका मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, अब ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्या एक्सप्लेन करूंगा। तब तो पढ़ना पड़ेगा सब। अब शेयर मार्केट बच्चे को तो मैं बोल नहीं सकता कि सीए में पढ़ गई, जैसे तुम लोगों को भी उतना मैं बोल नहीं पाता कि स्टॉक मार्केट पढ़। लेकिन सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस का बहुत अहमियत होता है। एक कॉल लेना पड़ेगा सर, एक सेकंड। जो भी हो, तो ऐसे ही कुछ ना कुछ सर्कुलर या नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से किसी ना किसी मैटर्स में, किसी ना किसी टैक्स लॉज में निकलता रहता है। तो वो भी, जैसे ये क्या था, नोटिफिकेशन था, नोटिस था ना एक नोटिस पे इतना इनकम। क्या ना, हम लोग के इस फील्ड में हर बात इंपॉर्टेंट। यही चीज मैं तुम लोगों को बता बता के थक जाता हूँ। पढ़ने के टाइम पे आप लोग चूजी हो जाते हो। अरे भाई जिंदगी में करना क्या है, एग्जाम पास करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। दिन के एंड पे ना, कमाते की होगी नहीं वही इंपॉर्टेंट है। सर ये तो बात हो गया मनी माइंडेड वाला। सर बात मनी माइंडेड जरूर है, बट ये सच्चाई है। ये हमें भी बचपन में लगता था नहीं नहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं,
अभी पैसा के बारे में बात नहीं करेंगे भाई। अल्टीमेटली इतना मेहनत के पीछे एक ही कारण है, पैसा। लेकिन हाँ, सही पर्पस में पैसा कमाना है, 2 नंबरी नहीं करना है। तो 1 नंबरी उपाय में कमाने के लिए 1 नंबरी ज्ञान होना चाहिए। अब वो 1 नंबरी ज्ञान के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम तो बस एक छोटा सा नाव है उसका। ये जो पूरा इनकम का जो हिस्सा, मैंने जो क्या बोलेंगे इसको, मैंने इनकम करने का हम लोगों ने जो हिसाब किताब बना के रखे हैं, इसका एक छोटा सा नाव है एग्जामिनेशन, जिसको पार करके तुमको एक नॉलेजेबल टैग लगाना, कॉन्फिडेंस। एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, लीगल डिसीजंस। ये इनकम टैक्स में भी काम आता है, दूसरे लॉस में भी काम आता है। आप बोलोगे लीगल डिसीजंस क्या है, इसका भी इंपैक्ट दिखा देता हूं। जस्ट इंपैक्ट दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। लास्ट 5 दिन से अदानी के बारे में फिर से मार्केट में चल रहा है, ठीक है। अमेरिका में अदानी के बारे में एक ब्राइब का केस दर्ज हुआ कि अदानी ने शायद 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 क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज दिस एलिगेशंस। तो एलिगेशन जब तक प्रूव नहीं हो जाता, चाबी टंगी जाएगी लागी है इस पे। एलिगेशन जब तक प्रूव नहीं हो जाता तब तक ये सच नहीं। अब एलिगेशन ये लगा है अमेरिकन कोर्ट में कि अदानी ने ब्राइब देके सरकार से कोई लाइसेंस का लिए काम किया है, मैंने अमेरिकन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ब्राइब दिया। ये बात सुनते ही मार्केट में 2,500 के ऊपर शेयर का दाम चल रहा था, जो सीधा गिर के 2,100 में आ गया। अब ये पूरा केसेस क्या है, लीगल केसेस है। हेलो, ये एक लीगल मैटर्स है। अब ये जब तक प्रूव नहीं हो जाता तब तक ये शेयर, अच्छा उसके बाद ये शेयर उठा था, देखो 2100 से फिर से 2200 पार कर गया। क्यों? क्योंकि अदानी ने बोला कि पूरा का पूरा बात झूठ है, हमारे पास सारे प्रमाण। अब जैसे इतना बड़ा बिजनेस का अगर चेयरमैन बोल रहे हैं कि सारा बात झूठ है, तो लोगों को लग रहा है तब तो होगा, क्योंकि इससे पहले भी इसके साथ इस तरह का हुआ है। तो लोगों ने क्या किया, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि अदानी पे एलिगेशन लग रहा है, पहले भी हुआ है। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अदानी को क्लीन चिट मिला है, सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिला है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पिछले भी इस तरह का एलिगेशन लगा है और वो हर बार हर एलिगेशन को जीत के आया है, तो लोगों को लगा इस बार भी वो जीत के आएगा। इस बार भी वो जीत के आएगा। तो इसलिए शेयर में थोड़ा सा आपको ग्रोथ देखने को मिला। लेकिन आज फिर से सेबी ने उससे ना पेपर मांगा है कि सारा डिटेल्स दो, तुम्हारे बारे में इतना क्यों बात हो रहा है, हिसाब दो। अब हिसाब देने क्या है, इसलिए आज भी शेयर गिरा है, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट शेयर तो बस बहाना है समझाने के लिए। शेयर बस समझाने के लिए क्या है सर, बहाना है। असल बात तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि इनकम टैक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट के पीछे ही सब कोई भागते हैं, तो फिर बाकी चीजों का क्या काम। बुझते पाल नहीं कि बाकी चीज को क्यों एक्ट का पार्ट माना जाता है, बिकॉज ये हर चीज इंपॉर्टेंट है। लीगल डिसीजंस इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स रूल्स इंपॉर्टेंट है, एनुअल फाइनेंस एक्ट इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जिस पर्टिकुलर एक्ट में इसके बारे में बोला गया वो भी इंपॉर्टेंट है। अब तुम आगे जाके शेयर मार्केट में इनकम करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को मैं शेयर मार्केट नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग शेयर मार्केट का इनकम के लिए नहीं आ रहे। जो लोग मेरे प्लस शेयर मार्केट पढ़ने आते हैं वो लोग इनकम के लिए आते हैं शेयर मार्केट। उनको मुझे बताना पड़ता है कि भाई यहाँ ले वहां ले। आप लोगों को मैं बस दिखा रहा हूँ इम्पैक्ट। क्या दिखा रहा हूँ, इम्पैक्ट कि होता क्या है, एक एक घटना या एक एक सिचुएशंस का इम्पैक्ट क्या है। चलो बढ़िया है। अच्छा अभी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर और क्या जानना पड़ेगा, एक्ट के अंदर जो भी लिखा है वो सब तो पढ़ेंगे ही डिटेल्स में। इसके अलावा आपको बेसिक के अंदर बहुत सारा चीज देते हैं, इसमें ओवरव्यू दिया है, स्टेप्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी।
सर ये बहुत ही रेगुलर एक मैटर है, ये जो बेसिक्स में बोला जा रहा है कि इनकम टैक्स में क्या क्या चीजें करना पड़ता है। आपको रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। फिर आपको इनकम टैक्स में क्या होते हैं, 5 हेड्स होते हैं। क्या क्या? सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, पीजीपीपी हेड, कैपिटल गेन हेड, अदर सोर्स हेड। आपको 5 हेड जानना है। कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम इन अंडर ईच हेड, हर हेड का इनकम कंप्यूट करना है। ये इनकम टैक्स का सबसे लेंदी एरिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेड्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। मैंने आपकी किताब में अगर 500 या 700 पेज है या 1000 पेजेस है, उसमें से 80% पेज सिर्फ एसी का होगा, बाकी 20% में बाकी चीज रहता है। तो समझ लो कि ये 2 पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। आपका पेज को मोटा बनाने के पीछे किताब को यही मेन जिम्मेदार है। मारो इसको, इतना मोटा किताब बनाना। अब ईच हेड हम लोग अलग अलग करके स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। सैलरी जानेंगे, पीजीबीपी जानेंगे, हाउस प्रॉपर्टी जानेंगे, सब धीरे धीरे बात करेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम एंड स्पाउस ऑफ माइनर चाइल्ड। स्पाउस क्लबिंग क्या होता है? हम्म। हाँ, अगर कोई अपना इनकम को छुपाने के लिए वाइफ की इनकम पे जोड़ देता है, माने इनकम शो कर देता है, या बच्चे का इनकम शो कर देता है, उसको फिर से उसी के इनकम के साथ जोड़ने का जो कॉन्सेप्ट है, उसे क्लबिंग कहते हैं। मैंने कई बार होता है ना, हस्बैंड का इनकम ज्यादा है, तो वो क्या कर रहा है, मानो हस्बैंड 15 लाख कमाता है एनुअली, ठीक है। वो देख रहा है कि एज पर न्यू रूल माने 115 बीएससी के हिसाब से, अगर 7 लाख तक इनकम है ना, कितना, 7 लाख तक, टैक्स फाइल तो करना पड़ेगा, लेकिन टैक्स का वैल्यूएशन नील हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। टैक्स क्या हो जाएगा, 0। 7 लाख तक अगर आप इनकम करते हो एज पर न्यू रूल, रिबेट वगैरह लेके 25,000 तक रिबेट आ जाता है, 25,000 तक रिबेट आ जाता है, आपको सरकार के घर में एक पैसा नहीं देना है, लेकिन रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो जस्ट इमेजिन करो, हस्बैंड 15 लाख एनुअली कमाते हैं, 7 लाख इनकम बीवी के नाम पे जोड़ देते हैं, 7 लाख बीवी के नाम पे माने वाइफ के नाम पे जोड़ देते हैं, और ये बात सरकार को पता चल गया कि भाई बीवी जो है वो तो हाउस वाइफ है, तो फिर इतना बड़ा इनकम के कारण 15 लाख बंदे से जो टैक्स वो ले सकता था, वो तो आधा हो गया। ठीक? 15 लाख पे मैं वाइफ पे ट्रांसफर करना ताले तो गवर्नमेंट यूज करती है, बट ये कंपनी नाम के डायरेक्ट कॉम्पेंसेशन पर उसमें भी देखना पड़ेगा कि जिस कंपनी में तुम्हारा वाइफ काम करते हैं, ठीक है, मैं मान गया कि तू अपने बीवी को किसी कंपनी का शेयर होल्डर बना दिया, या फिर कुछ एम्प्लॉय बना दिया, ये पीजीबीपी का सेक्शंस में आता है कि वाइफ क्या एलिजिबल है उस काम को करने के लिए। या तो उसका क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा, या फिर उसका एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा। क्लीनर है कि वे क्लीनर क्लीनर, देख, क्लीनर बनने के लिए भी एलिजिबिलिटी होना चाहिए। हर कोई क्लीनिंग का काम नहीं करेगा। कुछ भी मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर्स या एसेसिंग ऑफिसर्स पागल थोड़ी है। किस घर का बंदा क्लीनिंग करता है, किसका घर का बंदा क्लीनिंग नहीं करता है, इनको नहीं पता। तो चलो, मैंने बहस करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रियलिटी जो है वो तो है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक कि अगर तुम अपने बीवी को किसी कंपनी के थ्रू से डायरेक्टली डिविडेंड दिखा रहे हो या कुछ दिखा रहे हो, तो उसका शेयर होल्डर कौन है? अगर बीवी शेयर होल्डर है, कमा रहे हैं, तो अदर सोर्स में बीवी का फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर वो तुम्हारा ही इनकम है और तुम बीवी के नाम पे ट्रांसफर कर रहे हो घुमा फिरा के, और तुम्हारा डिविडेंड बीवी के नाम पे क्यों जाएगा? तो फिर बीवी को भी शेयर होल्डर होना, आपकी मिसेस को भी शेयर होल्डर होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक है तो इट्स ओके ना, ठीक नहीं है, छुपन छुपी चल रहा है, तो फिर गड़बड़। तब क्लबिंग प्रोविजन उसी में काम आता है। तुम किसी तरह से भी अपना इनकम अपनी वाइफ के नाम पे या मिसेस के नाम पे या बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करके अपना इनकम को कम नहीं कर सकते, क्योंकि कम करने से टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा। ऑब्वियस बात है ना, 15 लाख का टैक्स लायबिलिटी जो होगा, 8 लाख का टैक्स लायबिलिटी से कम होगा, है ना। तो बंदा तो बहुत खेल खेल लेगा। लीगली तो संभव नहीं है, इलीगली देखो क्या कर सकते, ठीक है। इसी पॉइंट के कारण ये पॉइंट आता है।
फिर आता है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तुम अपना लॉस को कब तक एडजस्ट कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी इनकम के साथ किसी लॉस को सेट ऑफ करने का क्या रूल्स रेगुलेशंस है। रिसेंटली एक बार कवर किया, जो लोग पढ़ लिए हैं उनको पता चल गया है कि क्या होता है। आगे जैसे जैसे मौका मिलेगा बोलो। ये सब करने के बाद आ जाता है जीटीआई। क्या आता है सर? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। फिर उससे आपको करना पड़ता है क्या क्या माइनस करना पड़ता है? डिडक्शंस। डिडक्शंस के लिए जो चैप्टर आता है इसका नाम है सर 80C टू 80U। इसमें यह बोला गया है कि रूल में रह के, लीगल रूल में रह के सरकार ने आपके लिए ना लंबा लिस्ट बना के रखा है कि भाई डिडक्शंस अगर ले सकते हो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट में 80C से 80U के अंदर आपको कुछ ओरिजिनल में डिडक्शंस लेने का जगह दिया है, आप वहां से डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एवरी ईयर LIC का प्रीमियम भरते हो तो सरकार तुमको बोलते है कि भाई ठीक है प्रीमियम भर रहे हो, साल भर का 1.5 लाख तक का प्रीमियम छोड़ दो। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा रखते हो, LIC में भी पैसा रखते हो, दोनों मिला के 1.5 लाख तक छोड़ दे, ठीक है। क्या आप गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करते हो, उसमें भी आपको 50% का डोनेशन का अमाउंट डिडक्शन करते हैं। किसी मंदिर मस्जिद ट्रस्ट गिरजा वगैरह में डोनेशन करते हो, उसमें भी आपका जो टोटल वैल्यूएशन ऑफ डोनेशन से उसका एक 100% डिडक्शन के लिए हम आपको दे देंगे। इस तरह का बहुत सारा सेक्शन आपको देता है जो लीगली इनकम टैक्स में डिडक्शन होते हैं। और ये चैप्टर आपको टैक्स प्लानिंग के लिए बड़ा काम आता है। जब आप एक्चुअल में कंसल्टेंट बनोगे, क्या बनोगे? कंसल्टेंट। अभी से ट्राई करो सर, कंसल्टेंट बनने का जर्नी चालू कर लो, ठीक है। अभी से अपने आप को एक कंसल्टेंट की तरह फील करना स्टार्ट करो, तब आगे जाके ट्रेनिंग करोगे, फिर कुछ ना कुछ कंपनी में जॉब करोगे। उसके बाद जब खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम आ जाएगा ना, या फिर जब कंपनी में भी काम करोगे, अपने बॉस लोग या जो भी आपके होंगे, ठीक है, वो भी आपको सजेशन मांगेगा कि क्या क्या लगता है कंपनी कहाँ से क्या एडजस्ट कर सकते हैं, और मेरा भी थोड़ा पर्सनल टैक्स फाइलिंग का देख लो ना कहाँ क्या है, ठीक है। जो भी कंपनी के टॉप लेवल प्रोमोटर लोग होते हैं वो भी बोलेगा अरे तुम तो चार्टर्ड हो यार, चलो आ जाओ बैठो बताओ थोड़ा क्या करना है, इस बार कितना टैक्स भरना है, थोड़ा कम कहाँ हो सकता है बताओ। तो खुद को वैल्यूएबल बनो। तो टैक्स प्लानिंग का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, कहाँ क्या हो सकता है, हिसाब किताब लगाओ। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते ही है सब। आप लोग जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, इनकम टैक्स से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। और स्टूडेंट लोग तो इनकम टैक्स तो कभी इतना डिटेल्स में पढ़ता ही नहीं है, ठीक है। मैंने टैक्स प्लानिंग की सोच के हिसाब से पढ़ता नहीं है, वो चिंता में पड़ जाता है। मेरे को बहुत पूछता था, मैं तो एकदम चुपचाप बैठ जाता था। इंटरव्यू में टैक्स का क्वेश्चन पूछेगा, अब स्टूडेंट्स का हवा टाइट कर दे। क्यों? अकाउंट से पूछो, मोटा मोटी सबका एकदम कॉन्फिडेंस थोड़ा, हाँ ठीक है डेबिट क्रेडिट आते हैं, बैलेंस शीट समझा दूंगा, PL बता दूंगा, ठीक है। टैक्स 90% बच्चा टैक्स का नाम सुनते हैं भाई रे, एक भी प्रोविजन याद है। अगर डिडक्शंस पूछ लिया, मेरे को तो बस वो प्रीमियम का ही पता है LIC का, और कुछ नहीं पता। मेरे को तो एक सीधा एक बंदे का टैक्स का रिटर्न फाइल देके पूछा था कि बोल इसको और कहाँ से डिडक्शन मिल सकता है जो यहाँ पर नहीं दिया गया। पढ़ा है ना, पास करके आया है, क्या पढ़ा है बता। बड़ा काम का पेपर है। फिर डिडक्शंस करने के बाद क्या आता है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो ये तो बस एक फ्लो चार्ट है, बट एक्चुअली यही है पूरा इनकम टैक्स का सिलेबस। लेकिन आपको इस पूरा इनकम टैक्स को समझने के लिए और पढ़ने के लिए कुछ शब्द या टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखना हो। जैसे कि सम डेफिनेशंस हैं, उसका काम जो यहाँ पर थोड़ा बोला है, मैं आगे आगे लिखाऊंगा भी। SSC किसे कहते हैं? जिसका टैक्स फाइलिंग हो रहा है उसे SSC कहते हैं। असेसमेंट किसे कहते हैं? टैक्स का कैलकुलेशंस को असेसमेंट कहते हैं। पर्सन किसे कहते हैं? इनकम टैक्स में मोटा मोटी 7 पर्सन के बारे में कहा गया है। इंग्लिश में पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, इनकम टैक्स में भी पर्सन का मतलब होता है जिस जिस मैंने जहां से इनकम टैक्स आ सकता है उसको इनकम टैक्स अपने हिसाब से कुछ नाम से डिनोट किया है।
कि भाई हम इनको जानते हैं, जैसे पर्सन्स के नाम पे इंडिविजुअल्स, वेरी गुड सर, और बता इंडिविजुअल, एच यू ए बी ओ आई, एओपी, फार्म, फार्म एलएलपी एक ही साथ आएगा, कंपनी, और तो फार्म में आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 और एक आएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड सर, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, वेरी गुड, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, इसमें जगह नहीं है, मैं अभी लिखाता हूँ इस चीज कॉपी में, ठीक है। तो 7% के बारे में कहा है। पर्सन क्यों? क्योंकि जहां जहां से इनकम का नजर आएगा गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई करके रखते हैं। इनकी बने ऑर्गेनाइजेशन बने उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एक आइडेंटिटी है। जैसे इंडिविजुअल इनकम करते हैं हमारे देश में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम करते हैं। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में थोड़ा कंट्रोवर्सी करूंगा मैं तुम लोगों के साथ, हिंदू मुस्लिम जैन बहुत कुछ करूंगा, सिख बुद्धिस्ट, ठीक है। मजा भी ले सकते हो, गुस्सा भी कर सकते हो, जात पात भी कर सकते हो, पर मेरे मन में कोई चोर नहीं है, जो लॉ में है वो हो, ठीक है। जात पात तो मेरे मन में है ही नहीं, ठीक है, मैं इंसान को इंसान ही मानता हूँ। बट क्या है ना, कुछ कल्चरल मैटर्स के कारण ये ईच कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, तो मैं डिस्कस करने के टाइम पे खुद को रोकता नहीं। ये नहीं सोचता कि क्लास में मुस्लिम बच्चा होगा खराब लग सकता है, ये नहीं सोचता कि क्लास में जैनी बच्चा होगा वो बगावत कर सकता है, ये नहीं सोचता कि जैनी बच्चा हो सकता है वो भी बगावत कर सकता है, ये भी नहीं सोचता कि हिंदू बच्चे का क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं सोचता। जो रूल है वो बताता हूँ, क्योंकि सीरियसली इस पॉइंट पे ये सब बातें होते हैं। हिंदू के अंदर भी 2 तरह का है, उसका भी एक अलग कंट्रोवर्सी है, जो टैक्स लॉ में पढ़ाया जाता है। डोंट वरी, आता हूँ। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एओपी, फार्म, कंपनी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सभी को गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, आता हूँ सर। फिर इनकम आइडेंटिफाई करना होता है, क्या? इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। इंडिया जानना पड़ता है, क्या जानना पड़ता है? इंडिया। सर इंडिया नहीं जानते? नहीं जानते। हम इंडिया को सच में नहीं जानते। क्या नाम है तुम्हारे देश का, नाम क्या है? भारत। चलो भारत, यहाँ पर बात भारत भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। भारत भी हमारे देश का ऑफिशियल नेम है, इंडिया भी हमारे देश का ऑफिशियल नेम है, लेकिन क्या हम सच में भारत को जानते हैं? आगे बात करें। असेसमेंट ईयर क्या होता है? जिस ईयर में कैलकुलेशंस होता है, ईयर ऑफ कैलकुलेशंस, ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। ईयर ऑफ कैलकुलेशंस को कहते हैं असेसमेंट ईयर। माने लास्ट ईयर का नॉर्मली क्या होता है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रीवियस ईयर इज काइंड ऑफ जिस साल इनकम हो रहा है। जैसे करेंटली असेसमेंट ईयर चल रहा है 24 25, और प्रीवियस ईयर चल रहा है 23 24। 23 24 प्रीवियस ईयर में इनकम किया जाता है, 24 25 असेसमेंट ईयर पे कैलकुलेट करके सरकार के घर में टैक्स जमा होता है। अगर कभी प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही जमा होता है, उसे एडवांस टैक्स कहते हैं, जो रिसेंट क्लासेस में काफी लोगों ने पढ़ा है। जो लोग पढ़ा है एंजॉय करे, जो नहीं पढ़ा है कुछ ना करे। अच्छा, फिर आ जाता है एग्रीकल्चरल इनकम। सर ये एग्रीकल्चर को अलग से क्यों रख दिया? मैंने इतना सारा इनकम में से एग्री अलग क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम हमारे देश में एग्जेम्प्टेड होता है, इसके ऊपर अलग से एक डिस्कशन करूंगा, ठीक है। कौन सा सेक्शन में आता है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। क्या सच में एग्रीकल्चर करने से जो भी इनकम होगा सारा एग्जेम्प्टेड हो जाता है? नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। देयर आर सर्टेन रूल्स, जिसे रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन कहते हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, आगे लिखाऊंगा पढ़ाऊंगा भी। अगर एग्री इनकम 5,000 से ज्यादा है, अगर आपका बेसिक लिमिट से ज्यादा इनकम होता है दूसरे सोर्स से, मानो आप सैलरीड पर्सन हो, या फिर आप पीजीबीपी से कमाते हो, हाउस प्रॉपर्टी से कमाते हो, बट लिमिट 2.5 लाख पार कर गया या 3 लाख पार कर गया, और आप 5,000 से ऊपर एग्रीकल्चर भी कमाते हो, तो ऐसे केस में आपका एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जेम्प्टेड नहीं होता है। लेकिन अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है,
कोई और सोर्स में ऐसा कुछ नहीं है। इन दैट केस एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में चला जाती है, कितना भी कमाओ फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे वो काम करते हैं वो मैं आगे आपको बताऊं 10 सबसेक्शन में, लेकिन नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड 10 सबसेक्शन 1 बहुत ही पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में मार्जिनल फार्मर्स का संख्या ही ज्यादा है, इसीलिए अगर देश का एग्री का फार्मर्स रीच होते ना, सरकार उस पर जरूर टैक्स लगा देती। ये अगर अमेरिका होता तो टैक्स लगा देता, क्योंकि अमेरिका में फार्मर सब रीच ही होते हैं, बड़े बड़े मशीन लगा के फार्मिंग करते हैं। एप्पल का पेड़ लगाते हैं, एप्पल तोड़ते हैं मशीन लगा के, मशीन का दाम ही आता है करोड़ों का, 50-50 60-60 लाख का मशीन आते हैं। हमारे यहाँ पर मैंने कम से कम 100 फार्मर मिलके एक मशीन को भाड़ा करके फिर भी नहीं संभाल पाते। वो धान उठने का टाइम आ रहा है ना सर, तो धान काटने का मशीन गांव गांव में जाता है आजकल, ठीक है, क्योंकि आजकल लेबर नहीं मिलता ना। सारा काम अभी करना है जब ये वाला क्लास होता है। ये 12:30 1 बजे दुनिया का हर लोगों को याद आता है ये देना है ये लेना है, उससे पहले नहीं आता। मैं बोलता हूँ 3 बजे के बाद उस टाइम में थोड़ा सा फाका रहता हूँ, नहीं, क्लास चलते चलते ही सब आएगा। अच्छा, तो ये है एक अनदर पॉइंट जिसके बारे में हमें एक आइडिया चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या जानना होता है इनकम टैक्स को जानने के लिए? इनकम टैक्स का रेट्स एंड चार्ज करने का बेसिस, यानी इनकम टैक्स चार्ज करे तो कितना करे, ठीक है, और क्या रेट में करे, यानी क्यों करे और किस रेट में करे। ये बहुत ही मैंने माथा खराब करने वाला एक जगह। क्यों? नॉर्मली में तो ऐसे स्लैब वाइज तो बहुत ही सिंपल होता है कि या तो आप ओल्ड रूल में चले जाओ तो उसमें अप टू, इसको मैं सबसे बेस्ट है ये किताब, इसमें सारा लिखा हुआ है, नोट के अंदर भी सब कुछ है। बट आपको अगर चाहो तो आप इनकम टैक्स वेबसाइट में चले जाओ, जहाँ से रिटर्न फाइल होता है, उसमें जाके भी आप पढ़ो, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या है ना, किताब बोरिंग होता है, ऑनलाइन थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है। लेकिन देख लेना हाँ, कि ऑनलाइन का डेटा और किताब का डेटा सेम है कि नहीं। नहीं तो क्या होगा, ऑनलाइन में थोड़ा अपडेट कर दिया और किताब में थोड़ा पुराना है, एग्जाम में किताब वाला ही चाहिए होता जब तक अमेंडमेंट नहीं करता है। अच्छा, जैसे मानो यहाँ पर मैं जाता हूँ और टैक्स लैब में चला जाता हूँ, किसमें? टैक्स लैब में। जैसे ही मैं टैक्स लैब में आया, इवन आपको ये भी पता चल जाएगा यहाँ पर, किस कोई अगर तुमको पूछे ना, अच्छा ये वाला टॉपिक मैं रिसेंटली क्लास में नहीं बोला था कि कौन से काम के लिए कौन सा फॉर्म भरना है, ITR 1 2 3 बोला था? इनकम टैक्स पे इसके बारे में नहीं बोला ना? अच्छा ठीक है, मैं इसमें इसी क्लास में बोल दूंगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने ITR का बोला नहीं था। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो कि ITR 1 सहज, ठीक है, ये बेसिकली इंडिविजुअल्स लोगों पे लगता है, ठीक है। मैंने कौन से काम, मैंने रिटर्न फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स साइट पे जाने से ही आपको अलग अलग फॉर्म आएगा, आपको पता होना चाहिए कि ITR 1 भरे कि ITR 2 भरे कि ITR 3 भरे कि ITR 4 भरे, ठीक है, कि ITR उसके अंदर भी फॉर्म आता है, फॉर्म 12B भी कभी कभी लगता है, फॉर्म 16 लगता है सैलरी पर्सन के केस में, फॉर्म 16A लगता है इनकम अदर देन सैलरी होने से, ठीक है। फिर फॉर्म 67 कब लगता है, फॉर्म 26AS कब लगता है, इस तरह का इंफॉर्मेशन का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए।
नॉर्मली 4 फॉर्म से काम हो जाते हैं, 1 2 3 4, और उसके अंदर थोड़ा एक होता है सहज। मैं बताऊंगा इसके बारे में, एक चर्चा में एक दिन कर दूंगा। ये काफी पॉपुलर है, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो लोग काम करते हैं ना, उनको ये सबसे पहले जानना होता है कि कौन सा फॉर्म में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और रही बात टैक्स स्लैब की, कंपनी आ गया, ये रहा, ठीक है, जैसे बेसिक टैक्स स्लैब। या तो आप, क्या हो रहा है, बार बार वो वाला पॉइंट हट जा रहा है। दिस वन, या तो आप 2.5 लाख की कैटेगरी में रहोगे, दैट इज ओल्ड टैक्स रिजिम, या फिर आप न्यू में रहोगे, जो कि 115 बीएसई कहलाता है। फिर इसमें इनकम टैक्स स्लैब में अप टू 2,50,000, इधर अप टू 3 लाख। न्यू एज पर 115 बीएसई में कितना, 3 लाख तक छूट है। मैंने 3 लाख तक अभी कुछ देर पहले ही बोल रहा था कि अगर आप 3 लाख तक कमाते हो, सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होता है। अगर 2.5 लाख तक कमाते हो, ओल्ड सिस्टम के हिसाब से दोनों रिजिम चल रहा है। रिजिम का मतलब है ये पुराना नियम और एक है नया नियम। सर पुराना नियम तो खत्म नहीं किया गया, स्टिल इन एक्टिव केस, एंड न्यू नियम तो चल ही रहा है, ठीक है। सर ऐसा क्यों किया, ये आगे आगे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया, कि ओल्ड रिजिम को अभी तक क्यों वो लोग होल्ड कर रहा है, और न्यू रिजिम को क्यों अलग से बनाया, क्यों एक नियम क्यों नहीं रखा। ड्यू टू इंडियाज कॉम्प्लेक्स इनकम कल्चर। हमारे देश का इनकम कल्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, और सरकार को भी इस कॉम्प्लेक्स इनकम कल्चर से इनकम करना है। बात को सुनना, हमारा देश का इनकम कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसी कॉम्प्लेक्स इनकम कल्चर से सरकार को भी कुछ कमाना है। इसलिए सरकार को दो दो रेजिम बना के फिलहाल चलना पड़ रहा है। सुनाई दे रहा था कि रेजिम शायद एक हो सकता है या दो ही रहेगा, ये नेक्स्ट ईयर तक पता चलेगा। नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च में पता चल जाएगा कि आखिर सरकार रेजिम में कुछ बदलाव लाते हैं कि नहीं लाते। लेकिन करेंटली जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, अप टू 2,50,000 तक नील, अप टू 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, और अगर 10 लाख से ऊपर इनकम हुआ तो 30%। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजिम फॉलो कर रहे हो, सरकार का बहुत सारा वो अभी मैं बोल रहा था ना 80C से लेके 80U का डिडक्शंस का चैप्टर्स, ठीक है, ये सभी चीजें इसमें एप्लीकेबल होते हैं। माने अगर आप ओल्ड सिस्टम में हो तो सभी तरह का डिडक्शन फैसिलिटीज, चाहे वो 80C से 80U का ही क्यों ना हो, जो डिडक्शंस के अंदर बोला गया है, एज वेल एज नॉर्मल में हर चैप्टर का अपना भी कुछ डिडक्शंस होते हैं। लाइक सैलरी चैप्टर खुद में कुछ डिडक्शंस बताते हैं, हाउस प्रॉपर्टी कुछ डिडक्शंस बताते हैं, वो उसका भी सारा चीज लग जाता है ओल्ड में। न्यू में थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, माने 80C से 80U तो बिल्कुल नहीं है, और चैप्टर के अंदर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ कुछ एप्लीकेबल होते हैं डिडक्शंस, कुछ नहीं होते। तो डिडक्शंस का सुविधा अगर लेना है, ओल्ड में रहो, और अगर आपको डिडक्शंस की सुविधा में नहीं जाना है तो फिर न्यू में आने से आपका बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि न्यू में आपको 3 लाख तक नील, जहां पर इधर 2.5 लाख तक नहीं, तो 50,000 का बेनिफिट मिल गया इधर। मैंने टैक्स पेयर्स अगर 50,000 एक्स्ट्रा भी कमा लेता है तो भी उसको सरकार के घर में टैक्स नहीं देना होता है। मैंने उसका वो क्या बोलते हैं उसको, मैंने ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा है ना। फिर 3 लाख टू 6 लाख, इधर देखो 2.5 लाख से 5 लाख, मैंने इधर 5 लाख तक 5%, इधर 3 से 6 लाख तक 5%, मैंने इधर भी आपको 1 लाख तक का बेनिफिट मिल रहा है। पहले तो 50 का मिला था, अभी इसमें और 1 लाख मिल गया। 6 लाख तक कमाओगे, सरकार के घर में 5% का स्लैब आता है। इधर 5 से 10 लाख पे 20, इधर 6 से 9 लाख पे 10। अच्छा, अब तक तो स्लैब में चल रहा था, अब तो रेट में भी चेंजेस आ गए। माने न्यू न्यू स्लैब के हिसाब, न्यू रूल के हिसाब से 10% ही टैक्स रेट है, इधर आपका 20% में चला जाए। लेकिन हाँ, इधर 10 लाख तक लिमिट है, इधर 9 लाख तक। फिर इधर 10 के बाद सीधा 30%, इधर 9 के बाद भी 12, 12 के बाद 15, फिर जाके 23% का स्लैब लगा। चलिए स्लैब को यूज कैसे करना है, वेट कर जाओ, आते हैं। अभी तो जस्ट एक पिक्चर ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे कि ये टैक्स में पढ़ना क्या होता है। बेसिक्स पढ़ रहे हैं ना, बेसिक्स का मतलब क्या, A to Z सब बताओ पहले कि कहां से कहां तक का जर्नी है, उसके बाद एक एक करके सब चीज बताना है। जैसे मानो प्याज खरीदने गए, प्याज दिख गया, पहचान लिए प्याज है, फिर घर लाके प्याज सीधा तो नहीं खा सकते,
प्याज का एक एक करके जामा होता है उसका, एक एक चीज खोलना होता है फिर खाना होता है ना। प्याज के ऊपर क्या है, उसका जो कपड़ा है, ठीक है, एक एक करके उसको साइड करते हैं, ठीक है, फिर उसको नंगा किया जाता है एक एक करके, फिर जाके प्याज खाया जाता है। तो यहाँ पर भी टैक्स में भी कुछ वैसा ही होगा, पूरा प्याज पहचान रहे हैं कि ये प्याज है मेरा। अब आगे जाके एक एक चीज को जानेंगे। प्याज का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा होता है, जो सबसे अंदर होता है, जो एकदम अंदर होता है वही सबसे अच्छा लगता है ना, मीठा लगता है। झांझ होता है पर मीठा भी लगता है। और सबसे ऊपर वाला सबसे बेकार होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा दांत में गड़ता हो शायद। हाँ, खाते हो प्याज, खाते हो? कच्चा प्याज पसंद है आपको? नहीं। राइस राइस स्पाइस? मसला দিয়ে অনিয়ন মিক্স কাঁচা পেঁয়াজ খেতে ভালো লাগে? মশলা মানে পেঁয়াজে মশলা টশলা দিয়ে ভালো লাগে? मेरे को दोनों पसंद। लेकिन मैम के कुक में हफ्ते में 4-5 बार तो ये बार वो बार आता रहता है। और अभी तो फिर भी मैम को थोड़ा सा मना लेता हूँ। अब तो माँ आए हैं मैम के, उनका तो और डॉक्टर मेरे सासू माँ को बोले हैं कि थोड़ा सा प्याज व्याज खाया करिए, प्रेशर वगैरह कंट्रोल रहता है। माँ का रोज ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। आज सोमवार, शिव जी मेरा सबसे बड़ा भगवान है, आज नहीं चलेगा। मंगलवार मंगल चंडी लग जाता है, ठीक है। बुधवार को ठीक है चल जाता है। बृहस्पतिवार तो गुरुवार है, बिल्कुल प्याज नहीं खा सकते, वो तो एकदम पाप लग जाएगा। ठीक है, शुक्रवार भी उनको थोड़ा सा शायद छूट है। शनिवार को तो शनिदेव है, उसमें भी प्याज लहसुन का कोई एकदम पूरा परहेज। रविवार को अगर कोई पूर्णिमा अमावस्या लग जाए तो भी गया। पूर्णिमा पे नहीं चलेगा, अमावस्या पे नहीं चलेगा, षष्ठ अगर कोई एकादशी है नहीं चलेगा। मैंने हफ्ते में मैंने प्याज खाने के लिए हमें तो बस इंतजार करना पड़ता है। लेकिन हाँ, माँ मेरे को मना नहीं करते। उनका कहना है कि आपको खाना है खाओ। मैंने देखा, आप मेरे लिए एक प्याज काटोगे, फिर उसका आधा रह जाएगा, फिर उसको कहाँ रखोगे उसके लिए आपको चिंता। उससे अच्छा है चलो मैं भी कर लेता हूँ, पूर्णिमा अमावस्या सब कर लेता हूँ। लास्ट ईयर 2 महीना सावन गिर गया था, ठीक है। अब सावन में प्याज नहीं खाते जो लोग मानते हैं, तो मैम थोड़ा मानते हैं, नहीं खाए। 1 महीना गया, बोले इस बार सावन 2 महीने का है। हाँ, अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर, ठीक है। हाँ, हम बोले बंगाली कैलेंडर में नहीं है, हमको दो। तो मैम बोलते ठीक है तुम खाओ। लेकिन क्या है ना, वही फिर से तो मार्च हो जाएगा ना। अब 2 महीना लास्ट ईयर में, 2 महीना इस बार जैसे ही सावन आया, बोले कि इस बार 3 महीना है क्या सावन। एट द एंड ऑफ द डे बात समझ में आ रहा है, इतना काफी है। तो ये है ओवरऑल, क्या है, इनकम टैक्स को जानने का जर्नी, जो हमें आस्ते आस्ते जानना है। चलो लिखो। लिखने के लिए क्या चाहिए, पेज। चलो सर कुछ बातें लिखो सर, कॉपी में होना चाहिए। सर ये इनकम टैक्स है, लिख चीज कर दो, কিছু নেই লেখা। আরে যে লেখার জন্য কিছু নেই, তাই তো? इनकम टैक्स क्या है सर, एक इटालियन वर्ड है, क्या है एक्चुअली, मैंने टैक्स, ये इटालियन वर्ड है, सॉरी। इनकम टैक्स नहीं, टैक्स, ये टैक्स शब्द एक इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड से आया है। ये टैक्स शब्द का मतलब होता है चार्ज। क्या है? चार्ज, मैंने इंग्लिश में इसका नाम है चार्ज। और चार्ज शब्द को, चार्ज वर्ड को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो इसका मतलब होता है कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी
लॉ। कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। किसी रूल में रह के कंपल्सरीली जब देश के लोगों से टैक्स मांगा जाता है, जबरदस्ती जबरदस्ती देना पड़ेगा, ना देना गुनाह है। अब वो रूल सही है गलत है उसको लेके बहसबाजी हो सकता है, पर मतलब तो वही है, नियम है, मानना पड़ेगा। कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। कंपल्सरी माने एकदम बाध्यता, एग्जैक्शन माने निकालना मनी अंडर एनी। पुराने जमाने में ये रोमन बात ये लोग कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर बोल के तो कुछ था नहीं, पूरा यूरोप ही रोमन एम्पायर से चलता था, पूरा यूरोप रोमन एम्पायर से चलता था। इसे ब्रिटिश वगैरह तो बाद में। अगर तुम यूरोप का 1500 का पुराना इतिहास देख लो तो उसका सबसे सारा खेल रोम से ही कनेक्टेड है। रोम ही पूरा यूरोप को चलाता, इसलिए इंग्लैंड की सारी बातों में रोमन का बात बार बार आता है। और इनका भाषा का भी कॉन्सेप्ट सोर्स जड़ सब रोमन से आता है, रोमन या लातीन। रोमन भाषा को लातीन भाषा कहा जाता है ना। हम लोग यूज भी करते हैं लातीन नंबर्स 1 2 3, करते कि नहीं करते? तो कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी, ये है टैक्स शब्द का मतलब। सर टैक्स पढ़ेंगे थोड़ा, टैक्स का मतलब नहीं जानेंगे, कैसा अजीब सा फील होता है ना। जैसे हमारे देश में एक समय में था मुगल पीरियड में, क्योंकि उस टाइम पे मुगल पीरियड माने बेसिकली इस्लामिक रूल बहुत ज्यादा छा गया था। तो कम से कम 150-200 साल, 1500 1600 से लेके 1524-25 से लेके ब्रिटिश का कब्जा करने तक, 1700 तक अप्रोक्स, जब से ब्रिटिश कब्जा पूरा नहीं किया, पूरा 150-200 साल पूरा एकदम इस्लामिक रूल चला था। तो क्योंकि देश तो हिंदुओं का है, ये बात सुनने में आज खराब लग रहा है, बट देश का नाम से कनेक्टेड है हिंदुस्तान। ऑब्वियसली इस देश का लोग हिंदू ही थे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बाद में आके कन्वर्ट हुआ था, जो उन लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया था या कुछ पैसा देके कन्वर्जन हुआ था। फिर मुगल या बादशाह लोग, जो लोग मुस्लिम बने थे, वो भी प्रॉपरली, उनका कोई धर्म नहीं था, कुछ मुस्लिम बना था, कुछ को मुस्लिम बनाया गया था। फिर जाके वो हमारे देश में हिंदुस्तान में कब्जा किया। कब्जा करने के बाद जो टैक्स का नियम चालू किया था, जो बहुत भयंकर में से एक रूल था, कि उसका नाम था, जैसे अकबर के टाइम पे वो रूल था, ठीक है, बाद में अकबर ने इसको हटाया, इसलिए लोगों ने अकबर को महान बोला। नाम था उस टैक्स का, नाम था जीजिया। क्या नाम था? जीजिया कौर, ठीक है, इसको बोला जाता है जीजिया। जीजिया क्या होता है? तीर्थ यात्री पे टैक्स लगाया जाता है, अगर तुम दूसरे धर्म के होंगे तो। नहीं समझे? मानो जो लोग उस टाइम पे भारत में रहता था, मुस्लिम थे, मक्का मदीना जाता था, या फिर कोई भी इस्लामिक स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाता था, उसके लिए कोई टैक्स नहीं था। लेकिन अगर तुम हिंदू थे, ऑब्वियसली ज्यादातर लोग हिंदू ही थे तभी भी, आज भी देश का जनसंख्या 80% हिंदू है, ठीक है। तो ये 80% हिंदू से सरकार को टैक्स लेना था, मुगल सरकार। तो मानो तुमको कहीं मंदिर जाना है, मानो तुमको कश्मीर में अमरनाथ जाना है, दक्षिण में तुमको रामेश्वरम जाना है, तिरुपति जाना है, कैलाश यात्रा करना है, ठीक है, ये सब हम हिंदू कॉन्सेप्ट में क्या है? तीर्थ यात्रा। तो जो भी तीर्थ यात्रा तुम करने जाओगे, तुमको मुगल सरकार के अंडर पे टैक्स देना पड़ेगा, नियम। अब क्या करेगा मुगल सरकार? देख, मुगल सरकार ऐसा क्यों, मुगल अमल एरा में क्यों ऐसा करता था? क्योंकि मैक्सिमम जनसंख्या तो हिंदू है, मैक्सिमम के सभी कोई, जो लोग थोड़ा बहुत कन्वर्ट हुआ था उनको छोड़ के, जो भी सब हिंदू थे। जो हुआ था कन्वर्जन करके हुआ था। अब कन्वर्जन के पीछे जड़ क्या है, मैं उसके इतिहास में नहीं जाता। अब क्या है ना, देश चलाना है, अब देश का मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन से अगर तुम टैक्स नहीं लोगे तो फिर देश कहां से चलेगा? लेकिन तीर्थ यात्रा में भी टैक्स लगा दिया। मेजोरिटी पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पे टैक्स लो, समझ में आता है, लेकिन तीर्थ यात्रा में लोग भगवान को देखने के लिए पैदल जाएगा, उसके लिए भी उसको, गरीब से गरीब लोगों को भी टैक्स देना पड़ता था। फिर बाद में जब जोधाबाई से अकबर का शादी हुआ, जोधाबाई बोला कितना, जोधाबाई क्या, मल्लिकाए हिंदुस्तान नाम दिया था अकबर ने, मल्लिकाए हिंदुस्तान, ठीक है।
तो मल्लिका हिंदुस्तान के प्यार में पड़ गए। अकबर ने बोला चलो ठीक है, टैक्स हटा देते हैं। हिंदू लोग बोला अकबर सम्राट महान है, और हम लोग के इतिहास में पढ़ा जाता है अकबर दी ग्रेट, क्योंकि उसने जिजिया हटा दिया। हिसाब लगा लो भाई, आप लोग, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। ग्रेटनेस का रीजंस मैंने, लोग कितना चमचा हम लोग, मैंने क्या बोला यार। ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट द अकबर, ठीक है, मैं इतिहास को भी झुटला नहीं रहा हूं। जो हुआ है वो हुआ है, लोगों के सामने इतिहास रखो ना। ग्रेटनेस कौन है और कौन ग्रेट नहीं है, पब्लिक डिसाइड कर लेगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट, किस एंगल से? लोगों को मारने के लिए अगर ग्रेटनेस हो, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। अभी एक तलवार तो जरूरी नहीं है, एक बंदूक लोग लेके आओ कसाब की तरह। तब तो कसाब को भी ग्रेट करना चाहिए था, जब मुंबई अटैक किया था। अलेक्जेंडर तो क्या किया था, दूसरों के देश में जाके दूसरों को मारा था, मार के उसका देश को कब्जा किया था, यूरोप से लेके अप टू इंडिया तक। ग्रेट। एक सम्राट अशोक, एम्परर अशोक, ठीक है, जिसने पूरा देश को, ये बाहरी शत्रु से देश को बचाने के लिए सभी राजा को बोल रहा था कि हमारे साथ जुड़ जाओ। सभी राजा मोटा मोटी रिलेशन बना के, शादी उदी करके, दामाद जमाई बना के एक हो गया था। एक ओडिशा नहीं आ रहा था, कलिंग। फिर कलिंग से लड़ाई लड़ा, बहुत समझाने के बाद भी कलिंग नहीं माना, ओडिशा नहीं माना, तो अशोक को कलिंग के साथ लड़ना पड़ा। उस लड़ाई में कलिंग के राजकन्या के साथ उनका शादी भी हुआ था, आई थिंक संयुक्ता ऐसा कुछ नाम था, मे बी भूल रहा हूं मैं। तो जो भी हो, तो लेकिन लड़ाई में उसका वाइफ उसके अगेंस्ट में ही लड़ रहा है, ओडिशा किंग के साइड से, कलिंग से साइड से। तुम जस्ट इमेजिन करो, वो बहुत ही डिवेस्टेटिंग सिचुएशन है जो हुआ था। कलिंग युद्ध बोलते हैं उसको, आज भी उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उसका सारा जगह है, कलिंग इरा भी है, और उसपे सारा स्क्रिप्चर्स में, पत्थर में सब कुछ लिखा हुआ है, जाके देख के आ सकते हो। उस युद्ध के बाद सम्राट अशोक को इतना खराब लगा कि भाई मेरे हाथ से इतना खून निकला, उसने बोला कि मैं जिंदगी में कभी राजा सम्राट कुछ नहीं बनूंगा। वो राजा तो था नहीं, वो सम्राट था, पूरा भारत का था, मतलब मेरे को बनना ही नहीं है सम्राट। और उस टाइम पे गौतम बुद्धा स्पिरिचुअलिस्टिक में इंडिया पे एंड ग्लोबली सबसे पॉपुलर थे। तो उन्होंने बोला कि भी कौन स्पिरिचुअल गुरु है, हमें रास्ता दिखाओ। तो सीधा गौतम बुद्धा, तब शायद मर गए थे, लेकिन गौतम बुद्धा का जो भी, मर गए थे नहीं बोलते हैं, डिवोटी मैंने मैंने मेन मेन जो थे उनके पास गया, बोला कि भाई ये शांति का वार्ता देते हैं, बोले हमको सिखाओ। और सिर्फ खुद नहीं, उसका सम्राट अशोक का जितना बच्चा लोग थे, ठीक है, सभी लोग बुद्धिज्म अपनाया, स्पिरिचुअलिटी लिया, चीन जापान लेके सारा दुनिया में जो आज बुद्धिज्म दिखता है, अशोका के कारण ही दिखता है। क्या बोले, अलग अलग राजाओं का अलग अलग कहानी। कोई मार मुर के ग्रेड बना है, कोई मार मुर के सम्राट का पद ही छोड़ दिया। अब ये पब्लिक डिसाइड करे ना कि हु इज ग्रेट और हु इज नॉट। सर सर टैक्स पढ़, लोग इतिहास पढ़ा कर सर। अच्छा देख, ये टैक्सेशन कॉन्सेप्ट में बहुत सारा लॉ है। मैं जस्ट टैक्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मानो एक लॉ है सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, ये 1944 का एक्ट चल रहा था। ये किस पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। फिर आता है सर इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा एक काम करते हैं, इसको बाद में करते हैं। लिखो सेंट्रल कस्टम्स एक्ट 1962। ये किस पे लगता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, है ना। फिर क्या आ सकता है? जीएसटी, जीएसटी एक्ट 2000,
17। और क्या आ सकता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 रीड विथ रूल 1962। तो हमारे देश में करेंटली अगर मैं टैक्स का बात करूं तो मेनली टैक्स रिलेटेड ही 4 टैक्स ही चल रहा है। पहले वैट सर्विस टैक्स भी एक था, बट वैट सर्विस टैक्स को हटा के जीएसटी आ गया, इसलिए मुझे वैट और सर्विस टैक्स को अलग से लिखाने की जरूरत नहीं पड़ा। सेंट्रल एक्साइज, मैन्युफैक्चरिंग, जब भी कोई गुड्स बनेगा, गुड्स गोडाउन से निकलेगा, सरकार को टैक्स देना है। कस्टम्स माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट करोगे तो टैक्स देना ही पड़ता है नॉर्मली। एक्सपोर्ट पे भी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन सरकार टैक्स लगा भी सकता है, ना भी लगा सकता है, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत बोला गया। एंड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हाल फिलहाल का सबसे नया रूल बना है, जो वैट एंड सर्विस टैक्स को सब्स्टिट्यूट किया है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वैट एंड सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स, इसका नया नाम है जीएसटी। वैट और सर्विस टैक्स और सेल्स टैक्स। अगर कभी कोई आपको बोलेगा सेल टैक्स ऑफिसर है, मैंने समझ जाना जीएसटी। पुराने जमाने में सेल टैक्स कहा जाता था, बाद में वैट एंड सर्विस टैक्स आया तो उसमें वैट एंड सर्विस टैक्स बोला जाता था, और अभी उसका एक कॉमन नाम है, दैट इज जीएसटी। ये हो गया 2017 से। अगर तुम ख्याल करके देखो, एक्साइज, कस्टम्स, जीएसटी सब इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोडक्ट पे लगता है। ये जो इनकम टैक्स है यही एकमात्र डायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्स माने पब्लिक खुद के इनकम पे देता है, ये इनकम पे नहीं। गुड्स के ऊपर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट सेल होगा, एक से दूसरे के पास जाएगा, उस पे लगता है। तो ये सब हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस, और ये हो गया डायरेक्ट टैक्सेस। हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स के नाम पे और एक टैक्स चलता था, बट अभी उसको ना एबोलिश कर दिया, इसलिए मैं और लिखा नहीं रहा हूं। उसका नाम है वेल्थ टैक्स, जो अभी नहीं चलता है। ये हो गया 2012-13 के आसपास, इसको एबोलिश किया गया। सुजीत कोথায় আছিস? কোন ট্যাক্সের কথা বললাম এখন যেটা অ্যাবলিশ হয়ে গেছে? ठीक है। वेल्थ टैक्स बेसिकली प्रॉपर्टी पे लगता था, एक लिमिट होता था, उसके ऊपर अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, जितना एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगा उसको सरकार एक टैक्स अमाउंट बनता था, फिर उसमें रिच लोगों से टैक्स लेता था, जो करेंटली और इनहेरिटेंस पे, वेल्थ वेल्थ के ऊपर टैक्स, संपत्ति के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर देता था, फिर उसके ऊपर अगर जितना ज्यादा रहेगा तो उस पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। ये इसलिए ताकि लोग ना ना हाउस प्रॉपर्टी टैक्स से तेरे को संबंध नहीं। हाउस प्रॉपर्टी तो रेंटेड टैक्स, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स इज द रेंट टैक्स, वेल्थ टैक्स इज डिफरेंट। वेल्थ माने तुम्हारे पास मानो प्रॉपर्टी है बहुत सारा, कैपिटल की तरह, ठीक है, कैपिटल एसेट की तरह, उसमें सरकार वेल्थ कैलकुलेट करता था कि तुम्हारे पास कितना करोड़ों का संपत्ति है, एक सर्टेन लिमिट तक छूट देता था, उसके बाद बोलता था कि इतना एक्स्ट्रा रहने से टैक्स देना। ये इसलिए सरकार करता था वेल्थ टैक्स का कि ताकि क्या है ना, वो ब्रिटिश लोग जाने के टाइम बाद देश में, फिर से इतिहास का बात आ जाएगा, ब्रिटिश लोग जाने के बाद देश में जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा बन गया। जमींदार माने क्या है, ब्रिटिश तो चला गया लेकिन ब्रिटिश का चमचा लोग रह गया, ठीक है। चमचागिरी क्या है कि जो ब्रिटिश को सर्व करता था बड़े बड़े ऑफिशियल्स, तो उनको पता था कि ब्रिटिश लोगों का कहाँ गया है, तो वही लोग हर जगह में जाके बैठ गया। अब ब्रिटिश का कंट्रोलिंग तो नहीं रहा, तो जिसको जो भी मिला सब संपत्ति अपना हड़प के बैठा हुआ है। और अगर कांग्रेस भी उसी टाइम पे उनको साथ दिया है, तो सब जमींदार अपने अंदर जमींदारी कर रहा है। इसलिए पुराने जमाने में जितना भी जमींदार फैमिली होंगे, आपका भी हो या मेरा, जैसे मेरे फैमिली में जमींदार लोग थे, ठीक है, हर कोई कांग्रेस का सपोर्टर। क्यों? क्योंकि जमींदारी होने से कांग्रेस का सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जमींदार लोगों को सपोर्ट करता था। ब्रिटिश चला गया, फिर ब्रिटिश का चमचा कौन है? कांग्रेस। फिर बाद में कांग्रेस के इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए हमारे वेस्ट बंगाल में या कुछ स्टेट्स में कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, ताकि ये जमीन का सीलिंग ना रहे, जमींदारी प्रथा खत्म करें। ये सीपीएम पार्टी जो है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका आइडियोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि इतना लोग जमीन हड़प के बैठा रहेगा तो फिर देश में बाकी लोगों का क्या होगा। और 71 के बाद जब बांग्लादेश से भर से लोग इधर आया, उनको और तकलीफ होने लगा, फिर कम्युनिस्ट पार्टी को मिल गया पावर,
और फिर वो लोग मिलके एंटी कांग्रेस सेंटीमेंट चालू किया, मार दंगा नक्सलाइज्ड बहुत सारा चीज चालू हुआ। जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए देश में नियम तो था, पार्लियामेंट में एक्ट था, ठीक है, कि जमीन इससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता, लेकिन प्रॉपरली कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, क्योंकि कांग्रेस खुद ही नहीं करता था। फंड तो जमींदारों से ही मिलता था ना, क्यों करेगा। प्रॉब्लम हो गया कम्युनिस्ट वाले आने के बाद। सीपीएम का मैं बहुत बदनाम करता हूँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल को जो बर्बादी है उसके कारण। अगर अच्छा करता तो अच्छा ही बोलता। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को भी बनाया है, ठीक है, और कम्युनिस्ट पार्टी वेस्ट बंगाल को भी बिगाड़ा है, देख रहे हैं। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो वेस्ट बंगाल में एक सबसे अच्छा काम किया था, जिसके कारण इसको 34 साल राज करने का मौका मिला, तो ये है कि पहले तो ये अलग अलग लेवल में गुंडागर्दी करके लोगों को भड़काया, नॉर्मल आदमी के अंदर आग जलाया कि भाई देखो सब जमीन जमींदार के पास है, तुम लोग कुछ करो नहीं तो तुम लोगों को कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर जमींदारी पे सीलिंग लगाया, मैंने एक लिमिट लगा के जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करना, सरकारी जमीन एज वेल एज जमींदारों का जमीन सीलिंग लगा के, इसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं इसको? लैंड रिफॉर्म्स। भूमि और राजस्व आइन बोल के एक आइन है, या लैंड रिफॉर्म रूल्स। दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट वर्क डन बाय कम्युनिस्ट पार्टी। सभी लोगों के अंदर जमीन का सीलिंग लगा के, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इसका पार्लियामेंट में पास करा के, उसका एक्चुअल यूज अगर किसी ने किया है तो वो वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। सभी लोगों को अपना जगह मिला है, जमीन का पट्टा मिला है अपने ओनरशिप में। दैट इज द मेन रीजन कि वो 34 ईयर्स इधर राज कर पाए, जो बाकी स्टेट्स में बहुत ही कम है। आज भी बहुत स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में, बिहार साइड में अभी भी जमींदारी प्रथा काफी देखने को मिलता है। भले वेस्ट बंगाल का बहुत चीज बिगड़ा है, बट इक्वालिटीज के नाम पे एक चीज तो हुआ है नहीं। सीपीएम का आज भी लोग जो तारीफ करते हैं ना, इसीलिए करते हैं। मैं भी करती, क्यों ना करूं। मेरे को किसी से बैर थोड़ी है। मेरा देश जिस पॉलिसी से आगे बढ़ेगा, जिस पॉलिसी से लोगों का अच्छा होगा, जिस पॉलिसी के तहत हर किसी का अच्छा ही होगा, उसका तारीफ करना ही चाहिए। नहीं करे सर? बोलो। मैं इसलिए मैं कोई पॉलिटिकल फेवरेटिज्म मैं कभी नहीं करता। जैसे मुझे आजकल लग रहा है बीजेपी सही कर रहा है, मैं बीजेपी को सब, जरूरी है देश के लिए मैं सही। अगर सीपीएम सही करता तो मैं बोलता सीपीएम सही। लेकिन सीपीएम का आइडियोलॉजी बाद में क्या हुआ जानते हो? जितना लोगों को जमीन मिला ना, जमीन देने के बाद सीपीएम भूल गया अपना आइडियोलॉजी। आप बोले देख मेरे लिए जमीन मिला है ना, जिंदगी भर लाल झंडा के नीचे रहना, डेवलपमेंट जाए भाड़ में, बस मेरा कैडर बढ़ता है। खत्म। लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं किया, वो जमीन देके खत्म हो गया, सब भूल गया। बस लाल झंडा पकड़ के रखो, सिक्योरिटी दे देंगे, कोई तुमका कुछ नहीं बोलेगा, तुम बस सीपीएम का झंडा लेके। और कभी कभी बीच बीच में हजारों के भीड़ में किसी एक को जॉब दे देंगे, लेकिन पार्टी करना पड़ेगा। पार्टी करने से जॉब मिलेगा क्योंकि अच्छा अच्छा बात है, जॉब तो उसको मिलना चाहिए जो एलिजिबल है। पार्टी करेगा तो जॉब मिलेगा, ये कोई अच्छी बात है? कहाँ का रूल है ये? समझ रहे हो? अब सीपीएम का बदनाम का कारण यही है। अगर वो अपना आइडियोलॉजी को सही रखता ना, तो आज भी 5-5 साल छोड़ छोड़ के ना लोग सीपीएम को लाता। ये क्यों नहीं लाता है? परेशान हो गए। जमीन तो दिया था, बाद में खेती करना नहीं सिखाया। রাগ করিস না কিন্তু, আমি ফ্যাক্টস বলছি। না, অনেকে আছে যাদের বাড়িতে এখনো ফুল কমিউনিস্ট সাপোর্টার্স, হয়তো বাবা মা খুব বড় নেতা বা হতে পারে, ঠিক আছে, हो सकता है। प्लीज मेरे को पर्सनली मत लेना, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। इवन अगर किसी का पापा भी अगर पार्टी करता है ना, वो भी मेरा बात को नकार नहीं सकता, एकदम नहीं नकार सकता। सीपीएम के बारे में कुछ बोलने से पहले ना 10 बार सोच के बोलना चाहिए। बंगाल में हर फैमिली में कम्युनिस्ट घर घर में बैठा, हर 5 में से एक घर में तुमको कम्युनिस्ट सपोर्टर मिल जाएगा। मुझे तो बहुत सोच समझ के बात करना पड़ता। जादवपुर जादवपुर में तो 5 पे 5। जादवपुर यूनिवर्सिटी उधर, जब जादवपुर एरिया में तो 5 पे 5। वैसे तो बड़ा बड़ा लीडर लोग भी बहुत है।
नहीं, मैंने जितना देखा उतना बोला, मैं कुछ नया भी नहीं बोला, पुराना भी नहीं। और ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट में जो सीपीएम ने जो किया था, तो ये वेल्थ टैक्स एबोलिशन का कॉन्सेप्ट, मैंने वेल्थ टैक्स लगाना, सरकार को मजबूर करना, ठीक है, ये सब कम्युनिस्ट के कारण ही हुआ था, नहीं तो जमींदारी आज भी रह जाता। लेकिन जमींदारी अभी बहुत रेयर लेवल में, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप लेवल में। और ऐसा नहीं कि मेरे को, मेरा पापा ब्रिटिश का काम करता था उसको मिला था, ठीक है, तब तो आज भी मुगल बादशाह लोगों का फैमिली मेंबर सब मुगल बादशाह ही बन के बैठा होता है ना। नहीं हुआ ना, सबका बादशाही खत्म हो गया। हैदराबाद का निजाम का फैमिली भी निजामगिरी करता, उनका भी तो निजामगिरी खत्म कर दिया। है आज भी निजाम का फैमिली के लोग हैं तो। निजाम पैलेस हैदराबाद जाके देख के आना, क्या गजब का पैलेस है। अच्छा, कितना टैक्सेस है समझ में आ गया सर? हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? इनकम टैक्स एक्ट्स एंड रूल्स। ऑनलाइन में बहुत देर से पूछा ही नहीं, एकदम सबको समझ में आ रहा है? हेलो, मैं बोला सर, एक्चुअली यस क्या है सर। ना, टैक्स हाँ पढ़ेंगे सर। तो टैक्स रिलेटेड बातें भी होंगे, क्योंकि टैक्स का कॉन्सेप्ट है देश को बनाने के लिए, देश का रेवेन्यू सोर्स के लिए, उसमें पार्टी पॉलिटिक्स थोड़ा हो जाए, गुस्सा मत कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं, मैं तो सबके बारे में बोलता हूँ। फिर बोलेगा सर ये सब सही नहीं है, आप सीपीएम कांग्रेस कर रहे हैं। अरे अच्छा, सीपीएम कांग्रेस तृणमूल बीजेपी नहीं करेंगे तो और किसका नाम लेंगे? यही तो चार है। रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक करेंगे, वो तो अमेरिका में करना पड़ेगा फिर। लिखो, चल चल चल, एवरी पर्सन आर liable to pay tax, thank you sir, on their income as per their residential status. Every persons are liable to pay tax on their income as per their residential status. ये जो लाइन मैंने आपको लिखा, इसी में इनकम टैक्स का पूरा मैंने सार छुपा हुआ है। अगर आपको इनकम टैक्स को जानना है तो जो पॉइंट को मैं गोला करूंगा, आप प्लीज उसको गोला करिए। If you want to know income tax, you need to know the person. If you want to know income tax, you need to know the tax. If you want to income tax, you have to know you have to know the income. If you want to income tax, you have to know the residential status. Please make it गोला। ये 1 2 3 4 5, ये जो सॉरी 4, ये जो 4 पॉइंट को मैंने गोला किया, ये 4 पॉइंट को जान लिया मैंने, इनकम टैक्स जान लिया। पर्सन हेडिंग करो, पहला गोला, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, पर्सन के बारे में बोला है, जैसे कि इंडिविजुअल एक पर्सन है, एचयूएफ एक पर्सन है, बीओआई माने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स माने 4-5 इंडिविजुअल मिला के एक एक करके, ठीक है, इंडिविजुअल्स माने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स माने 4-5-10 इंडिविजुअल्स मिलके जब एक संगठन बनाते हैं, और उस संगठन का जब एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, उसको गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करता है। एग्जाम्पल के रूप में दुर्गा पूजा कमेटी, या फिर कोई क्लब्स एक्सेट्रा, जो कुछ ग्रुप मिला के चलाते हैं, ठीक है, कुछ लोग मिलके ही तो चलाते हैं, उनका भी तो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। बड़े बड़े क्लब्स होते हैं, बड़े बड़े दुर्गा पूजा कमेटी होते हैं, जैसे हमारे घर के सामने ही है ना श्री भूमि, करोड़ों का बिजनेस करता है, सॉरी बिजनेस, पूजा करता है। थुक्कुड़ी थुक्कुड़ी, सच निकल गया, सच निकल गया, सच निकल गया। पूजा के नाम पे बिजनेस ही होता है। चलो, श्री भूमि दुर्गा पूजा कमेटी, लेकिन दे आर नॉट अ बिजनेस कम्युनिटी, दे आर बेसिकली अ पूजा कमेटी, ठीक है।
पहले छोटा सा पंडाल करके चलाता था, आजकल पूजा हो गया एडवर्टाइजमेंट का जगह। दुर्गा पूजा देखने जा रहे हैं, बड़ा बड़ा बैनर है, पान मसाला पान बहार, है ना? दुर्गा पूजा देखेंगे कि पान बहार का देखेंगे, बाप रे बाप। मैंने दुर्गा माता ऊपर से नीचे आएगा गुटखा खाने के लिए। या प्रसाद, नेक्स्ट टाइम तुम देखेगा दुर्गा माँ को पान मसाला दे रहा है प्रसाद। फिर शाहरुख खान लोग आके बोलेगा जुबा केसरी, हाँ? माने मंत्र मंत्र में बोलेंगे जुबा केसरी। मतलब इधर मान की ब्राह्मण वहां से मंत्र पढ़ रहे पुष्पांजलि का, ये बोल रहे हमको कुछ नहीं आता, जुबा केसरी बोलो भाई। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिर से गुस्सा मत करना, श्रीभूमि दुर्गा पूजा का फैन फॉलोअर्स बहुत है, ठीक है, गुस्सा कर जाएगा। अरे मैं भी पूजा का फॉलोअर्स हूँ, बट वही, पूजा भक्ति का चीज है, कहीं पर भी करे, भक्ति मिसिंग है तो पूजा नहीं है। पूजा के नाम पे तुम जो कर रहे हो करो, बट क्या है ना, पूजा वर्ड का जो मतलब है वो मिसिंग हो रहा है। अच्छा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, जैसे मानो एओपी में समझाता हूँ, पहले बाकी लिख लो। पार्टनरशिप, कंपनी, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इसके साथ और करके लिख दो, तो इसको अलग से भी लिख सकते हो, या फिर और करके लिख दो, एंड करके लिख दो, एंड लोकल अथॉरिटी। मेरा जगह नहीं है, मैं इसलिए इस साइड में लिखा, लोकल अथॉरिटी। तो ये जो इंडिविजुअल हो गया एक, अच्छा एओपी फिर क्या हो गया सर? एओपी को समझने के लिए सिंपल एक टेक्निक बता दे रहा हूँ। ये जितना सारा पर्सन है, लाइक इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, पार्टनरशिप, कंपनी, एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, सब मिला के भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है बाकी पर्सन का मिला के एक एसोसिएशन, जिसमें एक कंपनी हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का ग्रुप हो सकते हैं, एक कंपनी हो सकते हैं, एक पूजा कमेटी हो सकते हैं, एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मिला जुला के एसोसिएशन, नोन एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब इसी पर्सन का एक एक के बारे में अगर थोड़ा सा बोला जाए, जैसे कि इंडिविजुअल, इसी के बारे में ज्यादा पूछते हैं आप लोगों को, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट्स, लेकिन बीच बीच में बाकी लोगों के बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इंडिविजुअल मीन्स ह्यूमन बीइंग, ये भी लिखा है। इंडिविजुअल माने इंसान, इंसान के बेस में पशु नहीं। नेचुरल ह्यूमन बीइंग, अच्छा नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं है, एआई का जमाना हो गया ना, इसलिए लिखना पड़ता है नेचुरल ह्यूमन बीइंग। हाँ, रोबोट नहीं चलेगा, नहीं तो वो एप्पल का सीरी आ जाएगा, हाँ एलेक्सा आ जाएगा, वो लोग भी तो सारा काम कर देता है। इसमें भी एज ग्रुप दे दिया, बिलो 60 वाले, मोर देन 62, लेस देन 80 वाले, और मोर देन 80 ईयर वाले। ये जो 60 टू 80 वाले बंदे हैं, इनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, ये भी बताना पड़ता है। और ये जो 80 वाले हैं, इनको कहते हैं सुपर सीनियर वाले। ठीक है, अब ये ना सिटीजन का एज के साथ क्या लेना देना है सर? लेना देना है एज के साथ, क्योंकि एज के ऊपर डिपेंड करके टैक्स लाइबिलिटी चेंज हो जाता है, स्पेशली ओल्ड स्कीम में, न्यू स्कीम में नहीं, ओल्ड स्कीम में। ओल्ड स्कीम का क्या नियम है?
तो ये सब चीजें नोट्स के अंदर मिल जाता है, फिर भी मैं क्यों लिखा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कॉपी में होना जरूरी है। क्या लिखता है, अगर आप ओल्ड स्कीम में हो, प्रोविजनल और माने एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अंडर द ऑप्शनल टैक्स माने ओल्ड टैक्स रेजिम, क्या लिखता है, अप टू 2,50,000, बिलो 60 अगर एज है तो रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, नील। अप टू 3 लाख अगर आपका, लेकिन अगर आपका एज 60 के ऊपर है, 80 के नीचे है, तो आपका बेसिक लिमिट क्या हो जाएगा, 3। और अगर आपका एज 80 के ऊपर है और अप टू 5 लाख तक आप इनकम करते हो तो भी आपका रेट ऑफ टैक्स क्या हो जाएगा, नील। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज को लिखो तो जाके ये इंडिविजुअल कंप्लीट हो जाएगा। इंडिविजुअल का टैक्स रेट, इंडिविजुअल का टैक्स रेट माने आप हेडिंग कर दो बस इतना सा, इंडिविजुअल टैक्स रेट, ठीक है, इंडिविजुअल टैक्स रेट। फिर इसमें आप एक काम करो ना, सिंपल करो इसको, एज पर ऑप्शनल टैक्स रेजिम, ठीक है, ऑप्शनल या नॉर्मल भी बोलते हैं, जिसको ऑप्शनल बोलते हैं उसे नॉर्मल भी बोलते हैं, और उसे हम लोग ओल्ड भी कह सकते हैं। इसमें आप ऐसे कर सकते हो, अप टू, अच्छा अगर आपका एज, इसमें एज का ग्रुप को अगर आप आइडेंटिफाई कर लो तो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेस देन 60 ईयर्स का एक कर लो, मोर देन 60 टू 80 का कर लो, और ग्रेटर देन 80 का कर लो। इस पे क्या रूल है, अप टू 2,50,000 एट द रेट नील, ग्रेटर देन 2.5 लाख टू 5 लाख एट द रेट 5%, greater than 5 lakh to 10 lakh at the rate 20%, and greater than 10 lakh at the rate 30%। अगर आपका एज 60 से 80 के बीच में हो तो इसका लिमिट थोड़ा चेंज हो जाता है, और इसमें अप टू 3 लाख तक आपको बेनिफिट है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, एट द रेट नील, ग्रेटर देन 3 लाख टू 5 लाख एट द रेट 5%। देख लो, अप टू 3 लाख नील, 3 से 5, मैंने इस, अगर 60 के नीचे हो 2.5 से 5%, अगर 60 से 80 के हो तो 3 से 5 में 5, और अगर आप 5 से 10 में जाते हो तो 20, और अबव 10 में जाने से 30। बट एक चीज का ख्याल रखना होगा कि अगर आपका एज 80 के ऊपर है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 के ऊपर सीधा 20%, माने जो लोग सुपर सीनियर है उनको 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, पर 5 के ऊपर पहुंचने से ही सीधा 20% स्लैब में आएगा, उनका कोई 5% का स्लैब नहीं है, इतना याद रखना है। तो ग्रेटर देन 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख at the rate of 20%, and greater than 10 lakh at the rate of 30%। और अगर आप 80 के हो एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम, अप टू 5 लाख नील, कोई टैक्स नहीं, ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख सीधा 20% सर, 5 का कोई जगह नहीं है, और जैसे ही 5 लाख क्रॉस कर जाओगे एट द रेट, सॉरी 10 लाख क्रॉस कर जाओगे एट द रेट 30% कैटेगरी में आना पड़ेगा। ठीक है, ये है बेसिक इंडिविजुअल का टैक्स रेट। ये दिमाग में अगर रखा आपने तो कल हम लोग एक काम करेंगे सर, आज तो एक्चुअली मैं जस्ट कंप्लीट ओवरव्यू दिया और कुछ बेसिक बातें टैक्स के बारे में बोला, अभी भी कुछ बातें और भी बाकी हैं। कल हम लोग सीधा यही सब चीज़ों में पॉइंट आउट करेंगे जो एक्चुअली जानना बहुत ज़रूरी है।
आज क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्टोरी के हिसाब से क्यों बोला, बिकॉज थोड़ा आइडिया चाहिए होता है। ठीक है, तो कल से हम लोग सीधा पॉइंट आउट करेंगे, टैक्स रेट वगैरह सारा चीज लिख लेंगे, और कल बहुत हाथ चलाना पड़ेगा। ठीक है, कल ज्यादा बोलूंगा कम और लिखूंगा ज्यादा। ठीक है, तो आज इतना ही है। ठीक है सर सर। लास्ट वाला पेज एक, सर लास्ट वाला पेज एक और बार दिखाए। देख, ठीक है सर, बाय। बाय सर। ना ना, ये ऑनलाइन है, बोल लो। बाय सर। बाय सर। ठीक है बाय सर, सर, ओके थैंक यू सर। सर, थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है, कल मिलते हैं। नहीं দিয়েছি তো, গ্রুপের মধ্যে সব রেকর্ডিং দেয়া আছে, রিটার্ন অফ ইনকামে সব ক্লাস দেয়া আছে। Bye, sir. বাই স্যার।